अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी ट्यूसडे टू एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टमक इश्यूज़ पे। ज़ाहिर है जब आपका स्टमक ठीक होता है, आपका मैदा ठीक होता है, तो ही आप डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अगर सही हो तो आप हेल्दी फील करते हैं। और उसको हर्बली वे में हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत से लोगों को आपने देखा है कि आपकी जितनी भी स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके खाने पीने, आपकी डाइजेस्ट सिस्टम का ठीक होना और उससे सब कनेक्टेड होता है। अगर आपका स्टमक ठीक नहीं, आपकी नींद ठीक नहीं होती, आप स्लीपलेस हो जाते हो, आपसे खाना सही नहीं खाया जाता, आपकी जो मेन आईबिस की लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, बहुत से इश्यूज़ होते हैं और आप हेल्दी फील नहीं करते। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पे बात करें कि ये जो बेली है आपका, एक तो इसको कम करना, ये एक बहुत बड़ा मसला है सारी ख़वातीन का कि आप जब बेबी बेयरिंग फ़ैट होता है और जब आपकी बच्चा हो जाता है उसके बाद आपका बेली जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होने लग जाता है। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? टोटकों के ज़रिए और उसके साथ साथ हर्बल, घर की जो हर्बलिस्ट हमारे एक्सपर्ट्स हैं। अब क्या होता है, हमने कोई चीज़ इंटरनेट पे देखी और हमने सोशल मीडिया पे देखने के बाद वो ट्राई करना शुरू कर दिया। अब हमें नहीं पता होता, हम जब भी इस तरह के शोज़ करते हैं वी ट्राई टू टेल पीपल, कन्वे दिस कि भाई ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं दैट्स इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने उसको अप्लाई भी करना है या उसको ट्राई करना है। आप ट्राई उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप एक हर्बलिस्ट पे जाएं, आप उससे पूछें कि मुझे होम्योपैथिक है या हर्बलिस्ट है, वो आपको ये दवाई दे रहा है तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, होम्योपैथिक का तो हम सबको पता है कि इट्स अंडरस्टूड कि अगर फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो नुकसान भी नहीं होता। लेकिन उसके साथ साथ जब आप हर्बल मेडिसिन ले रहे होते हैं या हर्बल जड़ी बूटियों से कुछ ना कुछ अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर वो चीज़ें आपको रिएक्ट भी करती हैं। तो ये किस तरह हम उसको किन हर्बलिस्ट से लें? और वो हर्बलिस्ट का भी ये होता है कि जो अच्छे हर्बलिस्ट होते हैं वो आपको पहले बताते हैं कि भाई ये चीज़ आप कुछ दिन इस्तेमाल करें, अगर आपको सूट नहीं करती देन यू शुड कम बैक टू अस एंड टेल अस, इन्फॉर्म अस कि भाई ये चीज़ मुझे सूट नहीं करी। और अपने स्टमक को हेल्दी रखने के लिए आप देखें कि आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या नहीं। आपको देखा होगा अक्सर हमें शिकायत होती है हमें बर्निंग हो रही है। अब वो बर्निंग हो रही होती है और हमने लास्ट टाइम अभी हार्ट अटैक की जब बात की थी तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि कभी कभी आपको यहाँ बर्निंग जब होने लगती है दिल के नज़दीक तो आप समझते हैं हमें गैसेस हो रही हैं। तो हर चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर आपके स्टमक में अल्सर्स हो रहे हैं, आपको वजह नहीं पता चल रही है, आपको ये भी नहीं पता होता, कभी कभी अल्सर्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के भी होते हैं कि आपको हल्का सा बर्निंग हुई या आपको मिर्चें अगर खाई तो आपकी तकलीफ हुई, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये डिफरेंट स्टमक इश्यूज़ होते हैं जो हमें रखना है। और आपने मैं मज़े की बात बताऊँ कि स्टमक इश्यूज़ कभी कभी आपको पता ही नहीं चल रहा होता आपकी कौन सी बॉडी का पार्ट। अब जैसे मैं किसी को जानती हूँ उनको कमर में बहुत दर्द रहता था और उनको समझ नहीं आती थी, मतलब उनके हर वक्त बैक में दर्द रहती थी। जैसे मुझे एक बैक की बहुत शिकायत है तो मेरी ही कज़न ने मुझे कहा कि उनकी जानने वाली हैं, उनको बैक का इशू था। तो उन्होंने जब दिखाया तो पता चला कि उनके पूरे लोअर एब्डोमेन में तकलीफ़ थी एंड इट टर्न आउट टू बी कैंसर। बट ये इतनी अजीब सी बात लगी कि आपको बैक में इशू हो रहा है लेकिन आपको जब डायग्नोज हुए तो पता चला कि आपको कैंसर है लोअर एब्डोमेन का। तो आपको ये चीज़ें बड़ी ले के साथ चलनी होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टमक इश्यूज सबके बहुत ज़्यादा होते हैं, खाने पीने के प्रॉब्लम्स होते हैं, मैदा जलना, मैदे की वजह से आपको और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो ये सब कैसे कनेक्टेड है और हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे पास यहाँ पे होंगे। मदर डॉटर डू विच दे आर फाउंडर्स एंड दे डू होम प्रोडक्ट्स का उनका बिजनेस है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं देखती हूँ ख़वातीन मिल के, और ये मदर डॉटर डू कोई नॉर्मल नहीं है, इट्स लाइक मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। यहाँ पे देखा जाता है, हम तो अपनी बड़ा कम देखते हैं कि बड़े रिश्ते जो हैं इससे आपका बॉन्ड बनता है, लेकिन अगर आप बिज़नेस साथ करें और सास बहू मिल के करें तो बहुत ही मज़े की बात होती है। एंड देन it's going to be fruitful for people and women जो हमें देख रही होंगी कि आप कैसे अपने घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसको फ्लरिश कर सकते हैं, उसको आगे लेके चल सकते हैं। तो इस पे हम आज बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे स्टमक इश्यूज होते हैं कि उसको हम कैसे हील कर सकते हैं थ्रू हर्बल मेडिसिन। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि एक मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ डू यहाँ आने वाला है जो कि मिलके बिजनेस करते हैं होम मेड प्रोडक्ट्स का। इट्स कॉल्ड A&M होम मेड प्रोडक्ट्स एंड वी हैव हियर आलिया परवेज। अस्सलाम वालेकुम। शी इज़ द मदर इन लॉ एंड उनके साथ हैं उनकी डॉटर इन लॉ मलिया एंड दे बोथ आर फाउंडर्स ऑफ A&M होम मेड प्रोडक्ट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। वेलकम टू द शो। थैंक यू। फर्स्ट तो मुझे ये जानना है कि ये मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ डू जो बना है, सो किसका आइडिया था, किसने ये सोचा कि हम ये स्टार्ट करते हैं? I had problems with my knees. Okay. At that time I was working. तो वो इतना ज़्यादा हो गया था कि ऊपर नीचे चढ़ना उतरना वो भी प्रॉब्लम हो रहा था एंड आई हैड बीन गोइंग टू द डॉक्टर अ लॉट। और एक टाइम आया था कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि मे बी नी ट्रांसप्लांट कराना पड़े। देन वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स नसरीन हसन, शी केम फ्रॉम US। अच्छा। और वो हमारी यहीं ठहरी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बहुत पुरानी रेसिपी है बट आई हैव नेवर ट्राइड इट माई सेल्फ, सो लेट्स ट्राई इट ऑन यू। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुश्किल हो तुम्हारे लिए, अच्छी ना हो। सो शी वेंट, सारी चीज़ें लेके आई, फिर वो बना के उन्होंने मुझे दिया एंड जितनी दवाइयाँ मैं खा रही थी वो 3 to 4 वीक्स में वो तमाम दवाइयाँ ख़त्म हो गई एंड आई वॉज अगेन वेयरिंग हील्स। या और जाने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ने में नहीं। फिर वी स्टार्टेड टू गिव दिस टू आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जिनको ये प्रॉब्लम था। अच्छा, सो यू टेलिंग मी कि आपने ये स्टार्ट किया और दवाइयाँ छोड़ दी? दवाइयाँ छूट गई। Okay, okay, then you were not back to square one. Okay, you were getting fine. I was getting अच्छा, fine ठीक and I was totally fine. तो उसके बाद फिर हमने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को दिया जिनको ये नी का प्रॉब्लम था, उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा। फिर मैंने और मलिया ने हमने कहा कि हम क्यों ना हम स्टार्ट करें इसको एज अ बिज़नेस। सो एक होती थी दुकान आगाज़ जो अब बंद हो गई है, बहुत पुरानी, वहाँ हम गए, वी स्टार्टेड विद दैट। अच्छा। और हमने ऐसे ही रखवा दिया, हमने कहा कि शायद कोई ले ले। फिर 4 वीक्स बाद वहाँ से फ़ोन आया कि हमें और चाहिए, वो आपके सारे बिक गए हैं। Oh, that's amazing. And that was the starting time, and that then was the push. that was the push. It Yeah. was back in 2016, so it's been a अच्छा। long time. Yeah. And माशाल्लाह से अब तो काफ़ी ज़्यादा सुपरमार्केट्स में हमारे स्टॉक हुए हुए हैं। So, Maria, tell me something कि अब मुझे बताएं कि ये जब आप स्टार्ट किया आप लोगों ने और ये अपने का 2016 से इट्स देयर एंड इट्स फ्लरिशिंग, तो मुझे ये बताएं कि इट्स ओनली फॉर बोन्स के लिए है, इसका थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें कि The product name is Super Seeds basically. What is it? It is for natural supplement. सिर्फ bones के लिए तो yes, primarily for bones, joints pain, knee pain, anything, backache, anything related to bones, joints and muscles. So basically backache, टांगों में आपके तकलीफ हो, नी में दर्द हो, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सब चीज़ों के लिए है ये। इसमें जो है वो नेचुरली विटामिन्स एंड मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, स्पेशली वो विटामिन्स एंड मिनरल्स जो आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत मुफीद हैं, जैसे कि मैग्नीज हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, दे आर वेरी गुड, मैग्नीशियम हो गया, दे आर वेरी गुड। सो दैट हाउ इट वर्क्स एंड इट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, सो इसके कोई साइड इफेक्ट्स अपने ऐसा नहीं है। एंड ये PCSIR से अप्रूव भी है कि इसमें कोई स्टेरॉइड्स या कॉर्टिजोन नहीं है तकलीफ या दर्द कम करने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो ये मुझे बताएं कि इसकी अब मार्केट अब आप लोग कहीं रखवाते नहीं हो, यू जस्ट डूइंग इट फ्रॉम योर होम? No. We are there in 60 supermarkets, Yeah. more Okay. than 60 supermarkets. पंजाब में भी है, लाहौर में, इस्लामाबाद में भी है, और ऑनलाइन मलिया सारा हैंडल करती है। ऑनलाइन वैसे डिलीवरी नेशन वाइड भी है और कराची में तो मोस्टली लीडिंग सुपरमार्केट्स में है। बट इट्स फॉर एवरीवन, लाइक कोई एज फैक्टर नहीं है कि किसी को कभी भी स्टार्ट कर सकता है, लाइक इफ आई एम हैविंग अ बैक एक प्रॉब्लम एंड कोई छोटे बच्चे हैं जिनको नीज की है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, सो दे कैन हैव इट। छोटे बच्चों को क्वांटिटी फिर हमें कम करनी होगी। हाँ, मुझे Because जरा ये सारे quantities का बता seeds हैं, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, Ingredients जो हैं, इंग्रेडिएंट्स पूरे लिखे हुए हैं, दे आर ऑल सीड्स जी। और इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि 2 tablespoons डालें, हाफ कप ऑफ मिल्क एंड जस्ट सिमर इट अ लिटिल बिट एंड देन यू कैन हैव इट बिफोर योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के साथ भी ले सकते हैं। तो बच्चों का ये है कि यू कैन स्टार्ट विद 1 टीस्पून, सिंस वी आर आस्किंग के बड़े जो हैं वो 2 tablespoon लें, तो बच्चे 1 टीस्पून से
स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ग्रेजुअली मदर्स देखें। बच्चों का ये भी है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स लिस्ट हमने, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सो प्लीज़ काइंडली चेक बिफोर परचेजिंग है, क्योंकि बच्चों को अक्सर नट्स वगैरह से एलर्जी होती है, एलर्जिक होते हैं, बट इसमें सीड्स वगैरह। इफ एनीबडी इज ऑर्डरिंग ऑनलाइन तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि इसके क्या इंग्रेडिएंट्स ऑफ कोर्स आप उनको जो है, यू कैन आस्क मी एंड आई विल रिप्लाई टू यू फॉर श्योर। एंड वैसे तो लाइक हमारी वेबसाइट भी है, उसमें एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर देयर। बट अब आपको पता होगा कि आलिया इतनी सारी प्रोडक्ट्स आती हैं एंड यू नो इट्स वेरी चैलेंजिंग दीज डेज, और प्रॉमिसिंग कैसे आप किसी को बताएं कि इट इज़ प्रॉमिसिंग, तो चैलेंज लगा था कि ये जब करेंगे तो ये होगा या नहीं होगा? यस ऑफ कोर्स, हमें इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था इट वाज समथिंग वेरी न्यू टू अस, सो हमें पता नहीं था कि इसका रिस्पॉन्ड कैसा आएगा। सो यस, हमें नहीं लग रहा था कि इस तरह से रिस्पॉन्ड आएगा, बट ऑब्वियसली प्रोडक्ट इटसेल्फ इट्स प्रॉमिसिंग, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो इटसेल्फ प्रॉमिसिंग है, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। एंड आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है ना जब आप कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप दे रहे हैं कि उसकी पैकेज अच्छा हो, उसकी सारी पैकिंग अच्छी की हो, उसमें सीड्स जो जा रही हैं, तो ये मैन्युफैक्चर कहाँ करते हैं आप? ये हमारे घर पर ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, और इसका आप सही कह रही हैं, स्पेशली जो फूड प्रोडक्ट होता है उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज जो क्वालिटी, एग्जैक्टली क्वालिटी सीड्स जो है वो बहुत साफ नहीं मिलती हैं आपको बहुत उसमें मेहनत करनी होती है। एंड एक और चीज़ है, आप जानती होंगी कि प्योर भी नहीं मिलती हैं आपको। हाँ, प्योर भी नहीं। यहाँ पे या तो आप एम्प्रेस मार्केट जा रहे हैं, अब आपको ये भी नहीं पता कि एम्प्रेस मार्केट में भी आपको सही चीज़ अब मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग कि आपको चीज़ें इकट्ठी करने में। फिर हमारी वर्कर्स हैं, सफाई होती है पहले सीड्स की, उसके बाद फिर भूनते हैं उसको, वो भी वर्कर्स, लॉट ऑफ वर्क भुना जाता है, उसके बाद फिर मैं बैठती हूँ उस पे ग्राइंडर पे, मैं खुद पीसती हूँ, छानती जाती हैं वर्कर्स जो हैं, फिर मलिया आती हैं सीलिंग के लिए, फिर वर्कर्स आती हैं उसके लेबल्स लगाने के लिए, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बट इट्स काइंड ऑफ, ये भी कितना अच्छा है ना कि यू नो यू प्रोवाइडिंग जॉब्स टू वुमेन, और कोई काम मिल जाए, कोई ऐसा काम जहाँ आप आराम से बैठ के यू कैन, जैसे आप कह रही लेबल करती हैं, ये करती हैं, तो सब होता रहता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी, जैसे कि होम बिजनेसेस आप करते हो, आप लोगों को लगता है लोगों को कि बहुत आसान होता है, बट इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड एफर्ट, कि आप जानते होंगे कि व्हाट पेन यू गो थ्रू, कि आप सीड्स लाना, ये करना, वो करना। अच्छा, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है इट्स रिलेटेड टू स्टमक इश्यूज, बट आई एम श्योर ये आपने कहा कि बोन्स के लिए, बट आपकी सौंफ वगैरह भी है, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। सुपर फ्रेश है, बेसिकली माउथ फ्रेशनर है ये वैसे तो, लेकिन ऑब्वियसली सॉफ्ट जो है वो आप बेसिकली इसीलिए आप खाते हैं, खाने के बाद क्या डाइजेशन में हेल्प करे। श्योर, हम सील खोल लेना। मैं खोल लेती हूँ, गिव इट टू मी, आई लव सौंफ, मेरे हर वक्त बैग में सौंफ। ओके, बेसिकली इट कम्स इन 2 वेरिएंट्स, एक विद सुपारी एंड विदाउट सुपारी। अच्छा, ये विद सुपारी है? बेसिकली यस, ये विद सुपारी। थैंक यू। अच्छा, तो इसका एक और चीज़ है, आपको तो पता ही होगा कि सब कहते हैं सौंफ खाने से वेट भी कम हो जाता है, बेली कम हो जाता है। हाँ, वो तो साइड इसमें इसीलिए तो है कि इसको खाने के बाद लेते हैं कि आपके डाइजेशन में हेल्प हो, और आपका एज अ माउथ फ्रेशनर तो काम करता ही है ये। अच्छा, इसमें मैं बता दूं, इसमें पान वाली छालियाँ ना, हाँ, बहुत मजे किया ये, वेरी नाइस। और इसमें आपने वो कोकोनट है, उसको भून के डाला, उसको भून के, और कोरिएंडर वो हैं, सीड्स हैं। तो इसको आप मुझे बताएं, अगर हम स्टमक से रिलेट करें तो इट्स गुड फॉर योर स्टमक? It is, yes, definitely. Yes, देखें, जब वैसे भी होता है ना कि हमें हमेशा वही होता था कि सौंफ पुदीने का पानी पीते थे जब भी कुछ होता था, सो बेसिकली दिस इज सौंफ, और इसलिए हम क्यों कहते हैं कि खाने के बाद लें, सो दिस इज द रीजन कि इट हेल्प्स इन डाइजेशन, एंड आपको अगर एसिडिक या गैस आप फील कर रहे हैं, सो इट हेल्प्स यू इन दैट। और अगर कॉन्स्टिपेशन से भी इसको हम रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन इश्यूज लोगों को बहुत होते हैं। हम सौंफ का पानी बना रहे हैं, जैसे पुदीने का कहा, ऐसे अगर आप सौंफ को वैसे भी रोज ऐसे माउथ फ्रेशनर की तरह ही खा लें, चू करते रहें, तो आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। इवन बच्चों के भी जैसा आता है, जैसे मेरी बेटी छोटी है तो उसको क्योंकि वो डॉक्टर देते नहीं आजकल एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा, तो वो देते हैं जैसे डाइगेस वगैरह, सो इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ सॉफ्ट। ओके, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए सबसे इफेक्टिव रही? कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमारे लिए इफेक्टिव है? एक्चुअली हम लोगों की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो लाइक सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सोशल मीडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग दीज डेज, सो दैट आई थिंक वर्क्स बेस्ट फॉर अस, एंड ऑब्वियसली हमारे लिए रीजनेबल भी होता है क्योंकि हम होम बेस्ड हैं, सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट अफोर्ड गोइंग ऑन द टीवी डायरेक्टली, बट हमारे लिए सोशल मीडिया इज़ बेस्ट। ओके, यहाँ पे हमें एक छोटे से ब्रेक भी लेना है, एंड थैंक यू सो मच
for joining us. And Thank अगर you for आपको ये having us. order करना है, can you just tell us कि कहाँ पे? Yes, please आप हमारे Facebook पेज, हमारी वेबसाइट भी है a&m.com, it's just a&m.pk, और उसके बाद हमारा Facebook पेज भी है, WhatsApp बिजनेस नंबर भी है, that is 0349380585, and it is only available on WhatsApp by the way. Okay, so Yeah. you can order, जैसे उन्होंने बताया, वेबसाइट पे जाके या पेज पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं. She's always there to give you answers. Yeah. आपको reply भी Queries are करेंगी. always welcome. Yeah, thank you so much for joining us. यहाँ पे Thank you हमें so एक much छोटा for सा having ब्रेक us. लेना है. We'll be right back. वेलकम बैक वंस अगेन. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर अदीलुर रहमान जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आपको पता है आज हम स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करें, और गैस्ट्रो एक मेन इशू है जो बहुत से लोगों को आजकल बहुत जल्दी होता है. पहले तो हम इतना सुनते नहीं थे, अब तो हर बंदा गैस्ट्रो हो गया, गैस्ट्रो हो गया. क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन में ये जो बेली फैट है, और हम डॉक्टर्स के खुद है बेली फैट. डॉक्टर साहब फ़ोन यहाँ रखते हैं. तो ये बेली फैट जो है, ये दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम कि वेट जो है, वेट इंक्रीज़ हो रहा है, ओवर ईटिंग हो रही है. ओवर ईटिंग की वजह. हमारी लाइफस्टाइल जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसमें वर्कआउट बिल्कुल नहीं है, हम अपनी बॉडी को टाइम बिल्कुल नहीं देते हैं, और हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि ओवर ईटिंग कर रहे हैं या जो भी है, देखिए हमारी तो यहाँ पे तो एंटरटेनमेंट ही खाना पीना है जी. बाहर से खाना ही एक एंटरटेनमेंट बन चुका है. अब हमें नहीं पता होता डॉक्टर साहब, अगर हम कभी कभी घर पे ऑर्डर करें और अच्छी जगह से भी करें, लेकिन आपको गैस्ट्रो हो जाता है. लाइक एक दफ़ा मुझे याद है, मेरी बड़ी बेटी को हमेशा हम बर्गर ऑर्डर करते थे, तो मुझे पता होता था कि अब इधर से बर्गर या कहीं से भी बर्गर आएगा, तो हमने डिफरेंट किया कि हम कहीं और से बर्गर मंगवा के उसको दें. हम हफ्ते में एक दिन उसकी ट्रीट होती थी जब वो छोटी थी. उसको गैस्ट्रो हो जाता था. जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि उस बर्गर के जो बन के ऊपर सेसमी सीड लगी होती है, उससे उसको एलर्जीज थी, तो वो जाके अफेक्ट. अब ये इतनी छोटी सी चीज़ है जो हम समझते थे नहीं शायद उसके पैटी में कोई गड़बड़ है या वो पैटी ठीक नहीं भेजते, तो ये क्या चक्कर है? अच्छा, एलर्जीज एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम है, जिसमें किसी भी चीज़ से, किसी को एग से, किसी को वॉलनट से, लेकिन होता गैस्ट्रो ही था उसको. तो वो जो एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो ओवर ईटिंग या ओवर वेट से, या डाइट में हम जो फास्ट फूड का इस्तेमाल है उससे रिलेटेड होता है. और अच्छा. इसमें अगर हम कहें कि व्हाट इज़ हेल्दी डाइट, तो मेडिटेरेनियन डाइट उसको फॉलो करना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो तो सीरियल्स, ठीक कह रहे हैं आप. उस चीज़ का इस्तेमाल जी. करें. और जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं या जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका इस्तेमाल कम, जिसमें सी फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेहतर है. ठीक है, वो तो आप कह रहे हैं ये चीज़ें और ना इस्तेमाल जी, करें. जी. अगर जो कर एलर्जी जो है वो ठीक सेपरेट है, इशू वो होता है, तो आप- उसमें हर किसी को नहीं होता है, किसी किसी को हो सकता है. अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि अगर आपको गैस्ट्रो होता है, आपको जी. दर्द होता है, ये भी कहा जाता है कि गैस्ट्रो एक पेट का बुखार है, ऐसा है? देखिए, जो सिम्टम्स होते हैं जैसे जलन, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, दर्द होना. जी, कभी कभार अल्सर की अगर शिकायत हो तो उसमें दर्द हो सकता है, तो हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो पेशेंट को सिम्टम्स रिलीव करती हैं. जो टेम्परेरी रिलीव करती हैं उसमें डाइटरी मेजर्स भी होते हैं, लाइफस्टाइल मेजर्स भी होते हैं, और किसी स्टेज पे हम जाके एंडोस्कोपी भी करते हैं पेशेंट अच्छा, को देखने के वो लिए कौन सी स्टेज होती है डॉक्टर साहब जब आप? सिम्टम्स रिलीव ना हो रहे हों, भूख नहीं लग रही है, कुछ ऐसे अलार्म सिम्टम्स होते हैं जिसमें ठीक है. वज़न कम होना, किसी तरह ब्लड आना स्टूल में, जी, जी, या जी. वॉमिटिंग में ब्लड, जी. और वज़न कम होना, और दवाइयाँ असर ना कर रही हों, उस सूरत में हम ज़रूर करते हैं एंडोस्कोपी. अच्छा, जैसे खाने पीने की चीज़ें हम आम जिंदगी में घर की भी खा रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि घर के बाहर के खाने से गैस्ट्रो हो गया आपको, तो उसके अंदर क्या परहेज़ करें कि क्या चीज़ें ना ऐड ऑन करें या मिर्चें ज़्यादा ना खाएं जो गैस्ट्रो को एग्रीवेट करता है? लेकिन बैलेंस डाइट मेंटेन रखनी चाहिए जिसमें सब चीज़ें मौजूद हों, कोई भी चीज़ जो है ओवर ना हो. स्पाइसेस भी अगर इस्तेमाल करें तो कोशिश करें नेचुरल स्पाइसेस हो, आर्टिफिशियल ना हो. ग्रीन चिलीज, ग्रीन चिली, मैं तो हरी मिर्च बहुत खाती हूँ डॉक्टर तो साहब. वो नेचुरल चीज़ है. जो आर्टिफिशियल अच्छा. जो स्पाइसेस जो होती नहीं, हैं, अगर हरी मिर्च भी तो मिर्ची है.
बट दीज आर ऑल नेचुरल। Natural, आपको जो इससे मसाले अगर बाहर नहीं से- affect होता जी, फिर। जो बाहर से जो हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं कि वो कितनी अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक है और वो जी, जो है हम जो जी। मिर्ची खरीदते हैं, लाल मिर्ची, हल्दी और एग्जैक्टली ये सब। उसमें कितनी मिलावट है, ये वो चीज़ें, तो ये प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है। इसी अच्छा। तरह ऑयल का इस्तेमाल जो है जी। उसमें बेहतर है कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें जी। या कम से कम। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे खाली पेट लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही बेड टी लेना, कॉफ़ी पी लेना, जी जी। वो कैफीन आप ले सकते हैं खाली पेट? अच्छा, अब पेशेंट्स खुद, क्योंकि हम डॉक्टर्स का भी ये बेली फैट जो है बढ़ना शुरू हो गया, तो मैं अपनी एग्जांपल दूंगा कि मैंने सिर्फ 10 डेज में 4 kg वेट लॉस करा, वो सिर्फ मैंने कॉफ़ी से करा। अच्छा, कॉफ़ी से किया आपने? कॉफ़ी शॉट्स भी लेते हैं लोग। एग्जैक्टली तो उसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग बेस्ट है हमारे स्टमक के लिए भी, हमारे हेल्थ के लिए भी। उसमें अमूमन ये बेली फैट के साथ फैटी लिवर भी और ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं, जिसमें फ्यूचर में पेशेंट्स को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इसकी शिकायत होती है। अच्छा। तो उस सूरत में हम कुछ दवाइयाँ भी देते हैं कोलेस्ट्रॉल कम अच्छा, करने के लिए। जैसे डॉक्टर साहब अक्सर कहा जाता है, ये मिथ्स हैं या क्या है, कि रात के टाइम आप वाटरी फूड जो फ्रूट्स होते हैं वो ना खाएं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, इस तरह की चीज़ें, रात को एप्पल ना खाएं, इससे आपका पेट को गैस्ट्रो हो जाएगा। ये क्या सही है? लेट नाइट स्नैक्स लेने से लोगों को रिफ्लक्स होता है, ये गर्ड Refluxes हो जाते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि जो लास्ट मील है वो जल्द से जल्द वो कितने बजे तक हमें खा लेनी चाहिए? मगरिब के वक्त मैक्सिमम 7:30 तक आप खाना 5 बजे खा या लें। 7 बजे। अब डॉक्टर साहब और ये अगर- इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप जो मील जो है वो लेट नाइट ना लें। ठीक है। यस। तरबूज और खरबूजे को एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मसला है। किसी का रात को दिल चाह रहा है तरबूजा खाने को, तो वो नहीं खा सकता, कहते हैं जी तरबूज के ऊपर पानी पी लेंगे। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है, बनाना खाएंगे तो पानी नहीं पी सकते, पेट में गैस्ट्रो हो जाएगा। देखिए फ्रूट्स कोई भी सारे फ्रूट्स अच्छे होते हैं, लेकिन उसके लेकिन साथ उसमें पानी जो नहीं बेस्ट- पिए। उसके साथ बेस्ट में आई थिंक सेब है, जो एप्पल, इसलिए जो पहले कहा जाता है एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर, तो द बेस्ट फ्रूट इज द वो तो एप्पल। खा लिया दिन की बात, मैं रात की बात कर रही हूँ कि जो रात की मिथ बनी हुई है कि जी रात को लेट नाइट कोई सिट्रस फ्रूट्स ना वगैरह खाएं, ना ठीक लेना है, चाहिए, ये तो उससे clear हो गया। एसिडिटी और रिफ्लक्स सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ हो जाएगा, सकते हैं। ठीक है, लेकिन खासकर जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसमें ऑरेंज भी शामिल है, तो वो रिफ्लक्स जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है एसिडिटी रिलेटेड, तो लेट नाइट वही ठीक चीज़ है सिट्रस है। फ्रूट। अच्छा, और डॉक्टर साहब आपने कहा 7:30 तक खाना खाने, लेकिन अगर आप जाग रहे हैं और आपका दिल चाह रहा है कुछ खाने को, तो फिर क्या करें? ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स Best और टिक्का खाने को दिल चाह रहा है डॉक्टर साहब? अब दिल तो बहुत सारी चीज़ों से जाते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, सैलेड्स का इस्तेमाल ये कर सकते हैं, और ईट हेल्दी। ओके डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी देखा जाता है, खैर मैं खुद भी ये फील करती हूँ, देखा क्या जाएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ज़रा सा भी स्ट्रेस आए तो आपके पेट पे बहुत जल्दी उसका असर आता है। लाइक आपको अजीब सी फीलिंग होने लगती है, जैसे जैसे खुएँ पड़ना, पंजाबी में कहते हैं खुएँ पड़ने लग जाती हैं। तो इसका ताल्लुक है स्ट्रेस से स्टमक का? जी बिल्कुल है, गट ब्रेन एक्सेस होता है कि ब्रेन अगर स्ट्रेस है किसी वजह से कोई परेशानी है या प्रॉपर आपकी नींद नहीं है, तो उससे भी स्टमक अपसेट होता है। इसीलिए जो बेहतर है दवाइयों के साथ, डाइट के साथ, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, रूटीन मेंटेन करना, ये ज़रूरी होता है। और अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, जो कोप नहीं कर पा रहे हो पेशेंट्स, तो उनको हम कुछ दवाइयाँ भी देते हैं। ठीक है, जो आपने कहा स्ट्रेस से ताल्लुक है, अच्छा स्ट्रेस का ये एक बहुत ज़्यादा चक्कर होता है कि आपको स्ट्रेस हो ना, तो आपको अजीब से या तो आपका स्टमक लूज हो जाता है जी। या फिर आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हो। अब इन दोनों सूरतों में आप फंस जाते हो कि आप मेडिसिन कौन सी लो या घर का टोटका कौन सा लो। अब कोई कहता है 2 केले खा लो तो कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी, 1 खाओगे तो रुक जाएगी, कुछ मतलब समझ नहीं आता। देखिए कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट फाइबर का इस्तेमाल, फाइबर का, और इसमें इसबगोल और जो वेजिटेबल, जिन चीज़ों में भी फाइबर है, फ्रूट्स भी हैं जो छिलके के साथ हैं, आप वो इस्तेमाल मैं आपको एक बात बताऊं और हाइड्रेशन अच्छी रखें। आपने कहा इसबगोल खाएं, मैं इसबगोल खाती हूँ तो मैं कॉन्स्टिपेटेड हो जाती हूँ। मेरा उल्टा चक्कर है। हाइड्रेशन लोग इसबगोल खाते हैं कि उनका सही हो जाए स्टमक, मैं ग्रीन टी ज़्यादा पी लूँ मैं कॉन्स्टिपेटेड हो जाती हूँ। मैं इसलिए भागती हूँ कि मुझे ये चीज़ ना, मैं कोशिश ही नहीं करती अब ग्रीन टी पीने की। एक ज़माना आया मैंने ग्रीन टी बहुत पीना शुरू कर दी, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपने कहा कॉफ़ी चाय तो ठीक है, ग्रीन टी लोग बहुत ज़्यादा वेट लॉस के लिए पीना शुरू कर देते हैं, लाइक आफ्टर एवरी मील और मे बी पूरे थ्रू आउट द डे दे कीप टेकिंग ग्रीन टी। तो वो सही है आपकी हेल्थ के लिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग में ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, लेमन टी, मिंट टी, तो ये चीज़ अच्छी है, नेचुरल चीज़ें हैं ये सारी। डॉक्टर साहब वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है इतनी सारी ग्रीन टी पीना? नहीं, ये नेचुरल चीज़ें, कावा वगैरह इस तरह की चीज़ें, देयर इज नो हार्म। डॉक्टर साहब वेट रिड्यूस करना है आपने, तो अच्छा, उसके लिए हाँ कुछ लोगों को ज़रूर सिम्टम्स होते हैं रिफ्लक्स रिलेटेड, तो हम वो मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन अगर वो वेट कम करें
दैट इज़ बेस्ट। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, या आप कहेंगे तो बेहतर लगेगा लोगों को, क्योंकि आप सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, कि मैं किसी बच्ची को जानती हूँ जो बहुत ज़्यादा वेट लॉस के चक्कर में शी ओनली यूज्ड टू हैव ग्रीन टी, तो उसकी बोन्स इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि उसको यूं करते थे ना तो ऐसा लगता था फिंगर अंदर चल जाएगा, वो 2-2 मिनट बाद बेहोश हो जाती थी। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इनकी ग्रीन टी कट डाउन करें। देखिए हर इंसान के कैलोरी रिक्वायरमेंट वो सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो इसीलिए बेहतर है कि कंसल्टेशन करें विद द डॉक्टर, विद द डाइटिशियन, तो मस्ट हैव अ डाइट प्लान। जी, आपने कहा फाइबर का इस्तेमाल करें, ठीक है, उसमें फाइबर में एक तो ये आ जाता है, इसबगोल आ जाता है, उसके अलावा हम क्या फाइबर फूड्स हैं जो खा सकते हैं, जो हमारी कौन योगर्ट को लें, प्रोबायोटिक्स जो है नेचुरल प्रोबायोटिक्स, दीज आर बेस्ट। अच्छा, तो उससे गट हेल्दी रहती है जी, और जो डायरिया कॉन्स्टिपेशन ये चीज़ हो रही है वो चीज़ें भी। डॉक्टर साहब ये जो हम बाहर से जाके जूस पी लेते हैं, दिल चाहता है ना कभी ड्राइव पे निकले जूस पी लिया, तो ये जो जूसेस पीना होता है ये क्या पेट के लिए ठीक है? देखिए जूसेस नारियल से पानी, वेट बढ़ता है, कोकोनट वाटर इज गुड, कोकोनट वाटर इज गुड, उसमें शुगर एडेड ना हो कोई, लेकिन लेमनेड ये चीज़ें नेचुरल चीज़ें, ये हेल्दी हैं, लेकिन जो जूसेस हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे वेट बढ़ता है। बेहतर है वही फ्रूट आप वैसे आप फ्रूट ले लें, उसमें फाइबर भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी आपकी बेहतर होगी, न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेंगे, बट इसमें जूसेस से क्योंकि उससे वेट बढ़ता है। अच्छा, ऐसा कुछ बता दें कि गैस्ट्रो अगर आपको रहे, वैसे तो आप कहेंगे कि डॉक्टर पे ही आना चाहिए, लेकिन अगर डॉक्टर पे आप नहीं इमीडिएटली जाना चाहते एंड यू वांट टू ट्रीट गैस्ट्रो अपने घर पे, तो आप क्या कर सकते हैं? वेट कम करें, अपना BMI जो है वो एक सर्टेन लिमिट में रखें, रूटीन अपना सही करें, जो डाइट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इट शुड बी हेल्दी, और उसमें कार्ब्स का इस्तेमाल कम से कम। अब उसमें लोग ये कॉन्सेप्ट है मेडिटेरेनियन डाइट या कीटो डाइट, दोनों डाइट अच्छी हैं, कुछ लोगों को मेडिटेरेनियन डाइट सूट करती है, कुछ को कीटो डाइट सूट करती है, तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। डॉक्टर साहब मुझे एक और बात बताएंगे, जो गैसेस बनती रहती हैं और आपको सोने नहीं देती और आपको लगता है कि आपको बर्निंग हो रही है, गैसेस हो रही हैं, इनको आप कैसे फिर ट्रीट करें? जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी बैक के लिए जब कराने गई, एक्सरेस कराने गई, तो पता चला एक तो कैल्शियम डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा थे और उनका गैसेस बहुत हैं जी, तो ये क्या हो, इसका क्या कनेक्शन है? अच्छा, कुछ खाने में कुछ चीज़ें होती हैं जिससे गैसेस बनती हैं, जैसे गोभी है या कुछ सैलेड्स हैं, कुछ दालों का इस्तेमाल अच्छा, है, तो उनसे दालें कितनी अच्छी हैं आपके स्टमक के लिए? दे आर ऑल गुड सीरियल्स, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो कहते हैं भिंडी खाते हैं, भिंडी जो रेड मीट है उसका इस्तेमाल कम डॉक्टर, लेकिन भिंडी, गोभी, ये बादी जो चीज़ें होती हैं इसके ऊपर कहते हैं नहीं खानी चाहिए, गैस्ट्रो हो जाएगा। मैं तो हर चीज़ जहाँ सुनती हूँ ये ना खाना गैस्ट्रो हो जाएगा, ये ना खाना गैस्ट्रो हो जाएगा। नहीं, वेजिटेबल्स दे आर गुड, कुछ लोगों को गोभी या बंद गोभी उससे गैसेस ज़्यादा होती है तो हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव दूसरी वेजिटेबल्स भी हैं। उसका ऑल्टरनेटिव ये भी है कि जब आप भिंडी बनाएं या गोभी ख़ास तौर पे जब बनाएं तो एक तो गरम मसाला पीस के उसमें डालें, वो गैसेस को कंट्रोल करता है क्योंकि गोभी बादी होती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप अजवाइन भी थोड़ी सी डाल दें तो वो आपकी गैसेस को कंट्रोल करती है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें गैस्ट्रो पे भी बात करें, स्टमक इश्यूज और भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हमने डॉक्टर साहब से तो पूछा कि ये तो मेडिसिन्स बता रहे हैं, ये आप खा लें, ये कर लें, लेकिन हमें हर्बल मेडिसिन्स, क्योंकि हमने कहा हर्बली हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। एंड देन न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ होंगी जो हमें बताएंगी कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे स्टमक के लिए हेल्दी हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पे सैयद गालिब आगा, हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। एंड वी हैव वजिया एजाज जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसी हैं? वेलकम टू द शो। ओके डॉक्टर साहब, आपने जो अभी एक्सप्लेन किया, मैं चाहूँगी कि गालिब हम आप पे आ जाएं ज़रा। डॉक्टर साहब ने बड़े अपने ज़ाहिर उन्होंने बताया कि ये मेडिसिन हैं और क्या आप खा सकते हैं, क्या आपके लिए हेल्दी है। हर्बल वे में हम कैसे हर्बल मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर स्टमक? देखिए, सबसे पहले तो स्टमक इश्यूज डेवलप हो क्यों रहे हैं, हमें इस बात को मद्देनज़र रखना है। 4-5 गलतियाँ जो हम लोग कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ हिकमत में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि मैदे के अमराज उम्मुल अमराज हैं जी, जितने भी हैं। मतलब आज की तहकीक ये कहती है, साइंस ये कहती है कि अगर आपकी गट हेल्थ ठीक हो,
लिवर एक्टिविटी ठीक हो तो आप सब ठीक है। 60 to 70% बीमारियों से बच खत्म, सकते हैं। बिल्कुल। तो गट हेल्थ जिसको हम आंतों की मूवमेंट कहते हैं, जिसको अगर मैं डायरेक्टली रिलेट करूं तो एंजाइम्स जो हजम के निज़ाम के बेसिकली किरदार अदा करते हैं, और इसके साथ जो सबसे बड़ा रीज़न हमारे यहाँ हो गया है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन वो नहीं है, देखें मैं थोड़ा सा वजाहत चाहूँगा करना चाहूँगा। एक कॉन्स्टिपेशन है जो कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर 3 to 5 डेज़ आप कॉन्स्टिपेटेड है तो उसी को कॉन्स्टिपेशन का एक टैग दिया गया। जी देखिए ये जो टैगलाइन है ये उन लोगों के लिए है जो कि मसाले, मिर्चें और ये तमाम चीज़ें नहीं खाते। अगर मैं वेस्टर्न कल्चर की बात बिल्कुल करूं, बिल्कुल हम जिस जो डाइट फूड पे रहते हैं या वो बॉइल्ड सब्जियां खा रहे हैं, बहुत बिल्कुल ड्राई ठीक है। फ्रूट्स, बहुत ड्राई उनका खाना होता है, जी। उसमें इतनी ज़्यादा ना ऑयल होता है और ना इतने सारी वो चीज़ें होती है जो मेरे ख्याल से हमारे बरसगीर के खानों में मौजूद है। तो बात यह है कि हम जिस तरह की खुराक लेते हैं, अगर हम 2 दिन भी कॉन्स्टिपेटेड रहें, जिसको मैं कॉन्स्टिपेशन की वजाहत कर दूंगा, लेकिन अगर हम 2 दिन भी कॉन्स्टिपेटेड रहें तो हमें बहुत सारे अमराज होने का खदशा होता है, जिसमें ब्लोटिंग भी आ जाती है, जिसमें पेट के अफारा, भारीपन, गैस्ट्रिक प्रेशर, सर में लोगों के कुछ के दर्द शुरू हो जाता है, मस्कुलर फटीग स्टार्ट हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें, और इसके साथ साथ अगर ये चीज़ बिगड़ जाए या बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन हो तो वो पाइल्स या डिफरेंट किस्म के रेक्टल मामलात में भी आ जाती है। पे आने वाली थी कि ये फिशर और पाइल को जन्म देता है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक है कि हमें रूट कॉज नहीं पता होती और हम कहते हैं जी ये कॉन्स्टिपेशन होती है। अच्छा, तो ये आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। क्या खाने हैं वजह जिनकी वजह से हम कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं? एक तो स्ट्रेस लेवल तो है ही है कि स्ट्रेस इज कनेक्टेड टू दिस, बट व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग कि हमारे खानों में हम बादी ज़्यादा कर रहे हैं या हम सही से खा नहीं रहे? असल में ज़्यादातर प्रॉब्लम यहीं पर आता है जब हम डाइट कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऑयल को लेना छोड़ देते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि हमारे जो विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है, एंड यू हैव टू टेक जी, यस। क्योंकि देखें विटामिन डी कितनी ज़्यादा इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये डिप्रेशन तक कर देता है। जी जी। विटामिन ए, के, ई और ई जो है ये आपके जो है ना लुब्रिकेंट के लिए बहुत अच्छा है, सब चीज़ों के लिए। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम ऑयल बिल्कुल छोड़ देते हैं, हम डाइट पे गए हैं, हमें सिर्फ बॉयल लेना है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अगर लुब्रिकेशन कम होगी, ऑब्वियसली आपका पूरी ड्राई हो गई तो आप कॉन्स्टिपेटेड होंगे। और मैं इससे हट के थोड़ी सी बात करूँगी कि हमें थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाउ टू ईट, आपको खाना कैसे है। देखिए हमारी बॉडी की ना 2 स्टेट्स होती हैं, एक आपकी कॉन्शियस स्टेट होती है, एक सबकॉन्शियस होती है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो जब आपको खाना खाना है तो आपको पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में होना है, जिससे कहते हैं रेस्ट और डाइजेस्ट की स्टेट में। और हम खाना खाते हुए क्या कर रहे होते हैं, न्यूज़ चल रही हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं, स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं, कोई दिमाग में सोचें चल रही हैं, हम खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो थोड़ी सी हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंजिंग्स भी करनी पड़ेंगी। डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा जो है ये रीज़न है जिस पे बात नहीं होती है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। जिस वक्त आप खाना खा रहे हैं तो आपको माइंडफुल ईटिंग करनी होगी, सारी कॉन्सेंट्रेशन उस खाने पे होनी चाहिए जो आप खा रहे हैं, तभी अच्छी डाइजेशन भी होगी, हर चीज़ होगी। जी। सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि जब हम लोग निवाला ले रहे हैं तो फिर उसे अच्छी तरह से चबा के खाएं, जी, च्यू करें, क्योंकि जो हमारा सलाइवा है ना इसके अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं। अच्छा। और डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम तेज़ जल्दी खा रहे हैं, बस सोचो में बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो फिर हमने सही से चबाया भी नहीं और फिर बर्डन हो जाता है स्टमक के ऊपर, और जितना ज़्यादा हम बर्डन देते जाएंगे ऑब्वियसली फिर ये आपको प्रॉब्लम्स जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये हो गया। देखिए गट को कहते हैं सेकंड ब्रेन। हाँ, फौरन आपका ना ताल्लुक है इसके साथ, से ताल्लुक है, जी। तो जितनी ज़्यादा हमारी कंसंट्रेशन माइंड हमारा माइंडफुली जब उस पे ऊपर होगा तो आधे मसले तो यही हमारे हाल वहीं ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये जो इन्होंने कहा बात की अभी, आईबिस भी एक कोई नई है जो आपको पेट पे तकलीफ शुरू हो जाती है, इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें सिंपल वर्ड्स में इंटेस्टाइन सेंसिटिव हो जाती है। अच्छा। पेशेंट को सिम्टम्स ज़रूर हो रहे होते हैं लेकिन उनको कोई, इसकी वजह क्या होती है? उसकी यही लाइफस्टाइल, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना। कुछ लोगों को डायरिया हो रहा होता है, कुछ लोगों को इसमें कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है जी, तो उसमें डाइटरी मेजर्स, कुछ दवाइयाँ, स्ट्रेस लेवल, इन चीज़ों को। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये इधर मैं ऐड ऑन ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि सोशल मीडिया पे आप बहुत सी चीज़ें देख रहे थे। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे क्या, हमने तो खुद अपनी आंखों से अब ये एक्सपीरियंस कर लिया है कि यंग डेथ्स, इतनी यंग डेथ्स हो रही हैं और ज़्यादातर मर्द हज़रात में हार्ट अटैक और ख़वातीन में बढ़ता जा रहा है। उसकी एक वजह जो मैंने कल एक आर्टिकल देखा उसमें मैंने देखा कि ये जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, इसको हमने मजाक वाकई बना लिया है कि हम समझते हैं लाइफस्टाइल यही है। अब रातों को जाना, हमारे लोग और भी तो लोग जागते थे, वो तो नहीं मरते थे, अल्लाह माफ़ करे। अब ये वाकई ही बिल्कुल ठीक है कि आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपका खाना, ये जो रात को जागते हुए आप पूरी रात कुछ ना कुछ मंचिंग करते हैं ना, ये आपके लिए इतना नुकसानदेह है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आएंगे यहाँ पे और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हम गैस इश्यूज़ और इन पर बात करें कि हमारे स्टमक में क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्यों नहीं बेहतर हो रहा। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम आ चुके हैं किचन में और हमें आगा बताएंगे कि अब हम क्या बनाने वाले हैं जो स्टमक से हमारे लिए ठीक हो। अच्छा देखिए, हमने अभी बात की कि स्टमक इश्यूज बेसिकली मैदे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें गैस्ट्रिक प्रेशर, गर्ड का एक इशू होता है, जिनको रिफ्लक्स की कैफियत रहती है, तेजाबियत की कैफियत रहती है, तो उनके लिए एक ऐसी रेमेडी जो वो घर में बना सकते हैं। और तमाम चीज़ें, मेरी कोशिश ये होती है कि घर में ही चीज़ें मौजूद हो ताकि आप फौरी तौर पर जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो आपके किचन में ही कुछ ऐसे दवाएँ या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप फ़ौरन तौर पर बना सकें। इसमें 1 गिलास पानी लेना है, पानी को चूल्हे पर रखना है गर्म करने के लिए, और इसमें 3 से 4 अदद छोटी इलायचियाँ डाल दी, 3 से 4 अदद, ठीक है। इसमें मैं 1 चाय का चमचा सौंफ लूँगा, ठीक है। इसमें मैं अदरक का एक टुकड़ा ले रहा हूँ, इसको अच्छी तरह छील लेंगे और तकरीबन ये 1 इंच का टुकड़ा है, इतना ये इसमें छीलेंगे। इसमें मैंने तो इससे डाल रहा हूँ, बट इसको छील लेंगे। मैंने क्योंकि वॉश पील ऑफ कर लें, लेकिन मैंने क्योंकि इसको अच्छी तरह वॉश किया हुआ है तो मैं इसी तरह ही ऐड कर रहा हूँ। ये 1.5 गिलास पानी में मैंने डाला। इसको हमने तब तक उबालना है जब तक ये 1.5 गिलास पानी पौना कप ना रह जाए, पौना गिलास ना रह जाए। इसको छान लें। छानने के बाद इसमें 2 चीज़ें ऐड करेंगे। एक, इसमें 1 चुटकी डालेंगे मीठा सोडा। एक कन्फ्यूजन लोगों को अक्सर होती है कि बेकिंग सोडा और मीठा सोडा में फ़र्क है। मीठा सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और आज की तहकीक ये कहती है, सारी रिसर्चेस ये कहती हैं कि मीठा सोडा जो है वो ना सिर्फ ये कि एंजाइम्स को बेहतर करता है, बल्कि जो तेजाबियत, गैस्ट्रिक प्रेशर वगैरह होता है उसके लिए एक बेहतरीन दवा का काम करता है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये अल्कलाइन वाटर बना देता है इसको, तो ये हजम के निज़ाम के साथ साथ ओवरऑल बॉडी पे भी बहुत अच्छा अफेक्ट करता है। अदरक तो डल गया, ठीक है। अब इस पानी को हम छान लेंगे, मीठा सोडा डाल लेंगे, जितना आधा रह जाए। 1.5 कप पानी हमने पकाया था, पौना कप रह जाए, आधा रह जाए, तो इसको छान लेंगे। उसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे, उसमें तकरीबन हाफ लेमन स्क्वीज़ कर देंगे, और ये आपका एक घर में बनी हुई ग्रीन टी बेसिकली तैयार हो गई है, जो कि आपके किसी भी हजम के निज़ाम का इशू हो रहा हो तो फर्स्ट एड के तौर पे ये एक बेहतरीन दवा का काम करेगी। वेट लॉस कंपैरेटिवली बेहतर करेगी, ठीक है। वेट लॉस, ऐसे भी गुफ्तगू भी हो रही थी, आपने बात की थी वेट लॉस की। वेट लॉस आपने जिक्र किया था सौंफ का। सौंफ बेसिकली डायरेक्टली वेट लॉस नहीं करती, लेकिन मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। तो उसकी वजह से जब मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ता है तो यकीनन वो वेट लॉस में मदद करती है, डाइजेशन को जब बेहतर करती है। तो पहली रेमेडी तो ये हो गई। दूसरा, बिल्कुल श्योर, दूसरी चीज़ ब्लोटिंग, अफारा होना, पेट का फूल जाना। कुछ लोग कहते हैं गैस्ट्रिक प्रेशर हो रहा है, नाफ के नीचे भी, नाफ के ऊपर वाली साइड पे पेट फूल जाता है खाना खाने के बाद, तो उनके लिए एक ऐसी रेमेडी जो कि वो घर में बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। सिर्फ इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 गिलास पानी लेना है, इसको गर्म करना है, इसमें आधा चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा डालना है, ठीक है, और 1/4 चाय का चमची अजवाइन, 1/4 चाय का चमचा तकरीबन 1 चुटकी या थोड़ी सी चुटकी से ज़्यादा ये ऐड कर लें। घर के ग्रोसरी डिपार्टमेंट में, कैबिनेट में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अजवाइन होना बहुत ज़रूरी है, और ज़ीरा तो होता ही है क्योंकि वो हर खाने में डलता है, लेकिन अजवाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। बिल्कुल ऐसे। बट मैं फिर कहूँगा, गुफ्तगू में भी बात आप कर रही थी, हर चीज़ की ना ये दवा है, अगर इसको भी मैं दिन में 5 दफ़ा पीना शुरू कर दूँ तो यकीनन ये नुकसान होगा। किसी भी चीज़ की जब हम इस्तेमाल करते हैं दवा के तौर पे भी या ग़िज़ा के तौर पे भी, मॉडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मॉडरेशन नहीं रहेगी तो यकीनन फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान का बायस बनती है। तो सिर्फ इस पानी को, गर्म पानी को तकरीबन थोड़ा सा पकाएंगे, एक जोश आ जाए और इसको छान लें, थोड़े से रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आप इसको पी लें। सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट्स है, पानी, सफ़ेद ज़ीरा। दिस इज फॉर ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक प्रेशर, ब्लोटिंग। ये जो ख़वातीन लड़कियाँ जब आपके साइकिल भी आ रहा होता है तो आपने नोट किया होगा कि आपको ब्लोटिंग शुरू हो जाती है एंड यू फील हैवी, तो आप ये ले सकते हैं। उन दिनों में भी ले सकते हैं क्योंकि सफ़ेद ज़ीरा भी उन मामलात के लिए बेहतर होता है, और उसके साथ साथ अजवाइन भी। चलें, ये हमारे 2 हो गए। अब दूध में क्या डल रहा है? हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन ना सिर्फ ये कि अगर मैंने जिस तरह जिक्र किया 2 से 3 दिन स्टूल पास ना हो तो वो कॉन्स्टिपेशन होता है, बल्कि इसके साथ साथ मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सेटिस्फैक्ट्री स्टूल पास नहीं हो रहा तो वो भी कहीं ना कहीं आंतों में फुजला रह जाता है, जो कि प्रॉब्लम का बायस बनता है। नाइट्रोजन लेवल आपके बॉडी में इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से। एक बात आपसे सॉरी पूछ लूं पहले, आप ये बनाने से पहले कि आपने कहा ये हम ग्रीन टी की तरह यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछा
कि बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पीने से या 2-3 दफ़ा पीने से भी मुझे उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वजह डिपेंड करता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। बात जो ये है normal कि green tea हम मैं वही बात कर रहा हूँ, जो ग्रीन टी हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें 90% केमिकल होता है, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं तो बहुत कम होती हैं। तो बेहतर यही है कि हम कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो कि नेचुरल हो। मैं अक्सर लोगों को मशवरा देता हूँ जिसमें अजवाइन, लेमन ग्रास, सौंफ और इसके साथ साथ सफ़ेद ज़ीरा, अगर इन चारों चीज़ों की चाय बना के पियेंगे तो ये वेट लॉस में मददगार ज़रूर होगा, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर मॉडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस चीज़ को भी 4-4 ग्लास पीना शुरू कर देंगे और खाना बिल्कुल स्किप कर देंगे तो वही वाली कैफियत होगी जिस तरह आपने एक बच्ची का जिक्र किया। अच्छा, ये हो गया हमारा कॉन्स्टिपेशन के लिए 1 ग्लास दूध लिया, इसमें तकरीबन इसमें 2 चाय के चमचे मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला। ऑलिव ऑयल है, ठीक है, मुझे लगा हनी है। अच्छा, और नंबर 2, अच्छा ये गर्म दूध है, ठीक है, मैंने इसको अच्छी तरह खौला लिया था दूध को, और इसमें 2 चाय के चमचे इसबगोल की भूसी ऐड की। ठीक है, इसबगोल डाल दिया, इसको मिक्स करके रख लिया अच्छे तरीके से और इसको फूलने का टाइम दिया। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी गलती हम लोग कर रहे होते हैं वो ये होती है कि हम पानी लिया, मुंह में इसबगोल की भूसी रखी और पानी पी लिया। तो ये गलत होता है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होती है। अगर आप इसको सिर्फ इसबगोल की भूसी को ही थोड़ा सा आप देखें, आप हल्का सा पानी लें अपनी उंगली पे और इसबगोल की भूसी ऐसे लगा के छोड़ दें, ये जम जाएगी। ये हमारी इसोफेगस में कभी कभी जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, तभी तो मुझे अफेक्ट नहीं करेगी वो। तो इसका जो तरीक़ेकार है वो फुलाकर लेना ही है। इस तरह अगर हम फाँक के लेते हैं तो वो एक तो गले में जाके एक प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकती है, ठसका लग सकता है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बट इसके साथ साथ उसका जो असर है, जो बेनिफिट्स हम हासिल करना चाहते हैं वो भी नहीं होंगे। अच्छा, और इसबगोल के लिए भी कहा जाता है ना, जब आपको जहाँ पे आप ना आपको कहा जाता है कुछ नहीं बोलना और अपना पी जाए, बात को हजम कर लें, गुस्सा भी आ रहा है, इसबगोल ते कुछ ना बोल, तो बस ये इसबगोल का ये भी फायदा है। तो इसबगोल जो है वो क्योंकि वो मुंह को जमा देती है, बेसिकली वो ये वाली बात है। इसबगोल ते कुछ ना बोल, मुंह में इसबगोल ले और जम जाएगा मुंह, आप कुछ भी नहीं बोल सकेंगे। तो ये दूध जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए है। रात को सोते वक्त अगर ये ले लिया जाए तो ये एक बेहतरीन दवा हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर जैसे बच्चे होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है और ऑब्वियसली इसबगोल की भूसी उनको नहीं दी जा सकती, साइंटिफिकली तो दी जा सकती है, बट वो इसके टेक्सचर की वजह से कुछ बच्चे जो है वो नहीं ले पाते, उनको अच्छी नहीं लगती, तो उनको आधा ग्लास दूध में सिर्फ तकरीबन 10 to 12 ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल कहते हैं, वो अगर डाल के दे दिया जाए तो कॉन्स्टिपेशन का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब चीज़ों करें, सारी जो रेमेडीज़ है वो करें, बट बेस लाइन ज़रूर देखें कि ये प्रॉब्लम क्रिएट्स क्यों हो रही है। मतलब ये नहीं हम कह रहे कि बिल्कुल ही आप हर्बल मेडिसिन पे चले जाएं, आप पहले उसकी रूट कॉज को चेक करें और डायग्नोज करें कि हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है। बात ये हम अगर बिल्कुल हमारे पास 3 रेमेडीज़ थी, 3 रेमेडीज़ थी। बात अगर हम करें कॉन्स्टिपेशन की, देखिए कॉन्स्टिपेशन ना हो या हो जाए तो किस तरह उसको ख़त्म किया जाता है। फाइबर इंटेक हमारे यहाँ बहुत कम हो गया, हमारे यहाँ पानी का इंटेक बच्चों में बहुत कम हो गया। मैं देखता हूँ 2-2, 3-3 ग्लास से ज़्यादा पूरा दिन में पानी नहीं पीते। तो ये 2-3 मेन वजूहत है। और हमारी जो खुराक है बहुत ज़्यादा ऑयली, जिसको मैं डीप फ्राइड कह रहा हूँ, ऑयल का बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ। ऑयल हमारी जो सेहत है, हमारा जो जोड़ है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हम जिसको कहते हैं जो हाई होता है, तो वो कम होना भी हमारे लिए नुकसानदेह है। एक बात मुझे बताएं कि अभी मैंने डॉक्टर साहब से भी सवाल पूछा था, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि हमने जो मिथ्स बांधी नहीं अपने साथ कि रात को हम तरबूज पे मैं बहुत अटक गई हूँ कि तरबूज खाने पे मुझे होता है, मैं डर के मारे तरबूज नहीं खाती कि मुझे लगता है मुझे गैस्ट्रो हो जाएगा। ठीक है, आपने सवाल पहला जो पानी किया था पी लेते हैं उससे, बिल्कुल आपने पहला जो सवाल किया था उनसे डॉक्टर साहब से वो ये किया था कि क्या फ्रूट रात को खाना डेंजरस हो सकता है। हिकमत के रूह से अगर देखूं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मगरिब के बाद फ्रूट का इंटेक ना करें, क्योंकि जो कुदरत है ना, डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही कि 7 बजे 7:30 बजे तक मैक्सिमम डिनर कर लिया जाए। अगर हम लोग साइंटिफिकली देखें तो हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो चांद और सूरज के साथ साथ चल रहे होते हैं। आज अंग्रेज़ कहते हैं कि अगर आपने 9 बजे से लेके 2:30 बजे तक की नींद कर ली, शायद तकरीबन 4.5-5 घंटे बनते हैं ये, ठीक है, ये 5 घंटे की अगर आपने नींद ले ली तो आपको बाकी पूरा दिन सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप एक कैलूला, जिसको हम सुन्नत के हिसाब से देखें तो वो कैलूला है, और आज अंग्रेज़ को देखें तो वो कहता है पावर नैप, जो कि जोहर की नमाज के बाद सुन्नत है, जोहर की नमाज से पहले सुन्नत है। उसको अगर मैं देखूँ तो आज अंग्रेज़ कहता है कि आप जो है वो दोपहर को 12-12:30 बजे एक 15 मिनट का नैप ले लें, जो कि आपको ओवरऑल मेंटली भी फिजिकली भी बूस्ट कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें अगर मैं आज देखूं तो सुन्नत की रूह से तमाम चीज़ें वही हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत अरसे पहले 1400 साल पहले जिक्र किया, और वो एक बेहतरीन नमूना है हमारी ज़िंदगी को गुजारने का। अच्छा आगा, मुझे एक बात बताएं कि अक्सर हम क्या करते हैं कि खुद कुछ सोशल मीडिया पे देख के, जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी चीज़ शुरू कर देते हैं, अब कोई वाटर बना लिया, उसमें सौंफ डाल लिया, पुदीना, क्योंकि मैंने चीज़ें यहाँ देखी, उसमें आपने सिट्रस की कोई भी
लेमन काट के डाल दिया, कीनू आए तो कीनू डाल दिए, खीरे डाल दिए। अब वो क्या सही है पूरा दिन वही पानी पीते रहे आप डिटॉक्स करने के लिए अपने आप को? यकीनन पिया जा सकता है, अच्छा। लेकिन डिपेंड करता है बता कौन रहा है और आपके मेडिकल इश्यूज क्या हैं। मेरी कोशिश हमेशा इस पे टीवी पे यही होती है, जब भी मैं किसी चैनल पे जाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊँ, जैसे मैंने अभी भी बताई, ये किसी भी मर्ज़ में हार्मफुल नहीं है। किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ होती है जिसमें शुगर एडेड होगी या कोई नमक एडेड होगा तो मैं बता दूंगा कि ये ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ नहीं लेंगे, ये शुगर वाले पेशेंट्स नहीं लेंगे। तो कोशिश हमारी यही होती है। और एक चीज़ देखें, मुझसे कोई गलती हुई, मेरे किसी बताए हुए टोटके से, रेमेडी से अगर आपको इशू हुआ तो आप सिर्फ नेट पे गूगल पे नाम डालेंगे, चीज़ें निकालेंगे, मेरा क्लिनिक का एड्रेस, मेरी तमाम तफसील आपको मिल जाएगी। अब एक साहब बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल असगर साहब ने आपको एक रेमेडी बता दी, यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, उनको खुद भी शायद नहीं पता और उससे आपको रिएक्शन हुआ, तो आप किसके पास जाएंगे उसको ठीक करने? अगर आप साहब से ज्यादा तो समीना बीबी बैठी हैं दोनों, बताने के ठीक है, वो दोनों। और बहुत सारे तो माजरत के साथ हमारे यूट्यूब पे तो बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अगर कोई मुस्तनद है, ऑब्वियसली अगर वो डिग्री होल्डर है, कोई भी ऐसा शख्स है जिसको आप प्रॉपर तौर पे जानते हैं और आपको पता है कि उसकी डिग्री है, तो यकीनन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत चीज़ें सोच के बोल रहा होता है। और इसी में आखिर में अगर एक बात करूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अगर किसी गैर मुस्तनद बंदे के बताई हुई किसी तरकीब से, रेमेडी से, अगर उस बंदा हलाक हो जाए, मर जाए, तो उसके खिलाफ जो है वो पर्चा करवाने का हुक्म है कि उसने कत्ल किया क्योंकि वो उस बात का अहल नहीं था और उसने वो रेमेडी बताई। तो हमारा इस्लाम भी इतना जो है वो परफेक्ट है और ये सारी तालीमात और खुदारा आप लोग खुदा के वास्ते ये ना करें। मैं बड़ा देखती हूँ कि अगर मेरे बाल लंबे हैं और मैं कोई मतलब किसी और के बाल लंबे और वो मुझे बता रही कि तुम फ्लैक्स सीड लगा लो, ये लगा लो, कितनी स्टूपिड हरकतें हम लोग कर लेते हैं। खाना ऐसी चीज़ों से शुरू कर देते हैं जिनका कोई तुक नहीं होता। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, फिर ये चीज़ें ख़राब होकर फिर डॉक्टर के पास आ जाती हैं, वो और बात है, डॉक्टर खुश हो जाते हैं। जी, जैसे बताया कि हर चीज़ डाइट हो, बैलेंस डाइट हो, हर चीज़ में मॉडरेशन या मैनर अभी ज़रूरी है। और फैटी लिवर की जो अभी हमने कहा था हम बात करेंगे कि फैटी लिवर्स के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खा पी सकते हैं। फिर वही बात करूँगा, हो क्यों रहा है हमारे माशरे में फैटी लिवर इतना ज़्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है? फैटी लिवर बज़ाहिर खुद अगर मैं देखूँ, जिस तरह मैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में कहता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन बीमारी नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन डिफरेंट बीमारियों को कराने का जन्म दे सकती है। इसी तरह फैटी लिवर खुद बीमारी नहीं है, लेकिन डिफरेंट बीमारी में मुब्तला कर सकती है, जैसे कि आपका वजन बढ़ा सकती है, जैसे कि आपके हजम के निज़ाम में ख़राबी का बायस बन सकती है, जैसे कि शुगर करा सकती है, जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन या वर्म की कैफियत करवा सकती है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपको वो फैटी लिवर करा सकता है। फैटी लिवर की जो मेन वजह है, आपने भी जिक्र किया, हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। मैं अपनी अगर बात करूँ तो गाड़ी गेट पे खड़ी है, अगर थोड़ी सी भी दूर हो जाए तो मैं ड्राइवर को बोलूँगा यार गेट पे ले आओ ताकि मेरा चलना ना पड़े। अगर कोई बहुत मजबूरी हो जाए तो शायद हम मॉल जाके चलते हैं, वरना हमने अपना चलना और जितने हम कम कर सकते पूरे नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा मैं वो कर सकता हूँ, जितने भी लोग ऑयल इंडस्ट्री में हैं वो इस बात पर हामी भरेंगे, हमारे यहाँ जितने भी ऑयल्स मिल रहे हैं इस वक्त मार्केट में, उसमें पाम ऑयल की आमेज़िश मिलता है। पाम ऑयल पाकिस्तान में हर तकरीबन ब्रांड में मौजूद है और पाम ऑयल एक सबसे बड़ी वजह है जो हमारे फैटी लिवर भी करा रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल और लिपिड्स जो ख़राब कर रहा है। पाम ऑयल इसमें मिक्सिंग है, वो खराबी का बायस। थैंक यू। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। वजिया हमारे साथ यहाँ पे आ चुकी हैं। वजिया, अब आप क्या हमें बता रही हैं? क्या सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है ना, गट हेल्थ क्या होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जब से आपका खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ और एक्सक्रीट आउट हो रहा है, पूरे सिस्टम को जो है ना एक गट ही कहते हैं। तो जितनी अच्छी गट हेल्थ होगी उतना है आपके मसले मसाइल जो है, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, IBS व्हाटएवर जो बढ़ते जाते हैं वो कम होते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं रेमेडी फॉर गट हेल्थ बता दूं। इसको आपको कोई भी अगर इशू हो रहा है, अगर आपको ब्लोटिंग का इशू हो रहा है, एसिडिटी का हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन का हो रहा है, सब में ये बहुत मुफीद है। और इसकी जो है स्टडी हुई थी 2018 में, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जब हमने पेशेंट्स को ये दिया विद मेडिसिन उन्होंने दिया था और फिर उसके बाद उनके जितने भी सिम्टम्स थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि उसके आफ्टर मेडिकेशन इसको उन्होंने कंटिन्यू किया। अच्छा। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे ना इसके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के, तो वो सारे उनके सही हो गए। अच्छा, मुझे एक बात है, ये तो आप बनाएं, लेकिन ये जो वो तो मैंने आगा से भी पूछना था, ये अश्वगंधा जो है ये आजकल बहुत हर किसी के मुंह पे अश्वगंधा ले लो, अश्वगंधा के सारे मसले, स्ट्रेस चला जाएगा,
पतले हो जाएंगे। कि अश्वगंधा का अश्वगंधा है वाकई बहुत अच्छी है और उसको लिया जाता है रात के टाइम में। वाकई इसके बहुत से फायदे हैं अपने पेशेंट्स में नजर आए हैं। अच्छा, ठीक फायदे वो रात के टाइम पे, क्योंकि सबसे क्या अच्छा स्ट्रेस काम खत्म ये हो करता जाता है है कि ये आपकी नींद बेहतर कर देता है। नींद बेहतर और आपको कर पता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो बहुत बड़ा मसला है कि आपको अपना वेट भी कम नहीं, आपकी नींद पूरी ना हो, आपके लिवर इश्यूज कुछ भी नहीं कर होंगे, सकते। हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। यानी कि क्योंकि होता क्या है, जब हम डीप स्लीप में होते हैं ना तो ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं और उनका काम क्या होता है, बॉडी में जो भी टूट फूट हुई है ना, जो भी मसले मसाइल हुए हैं वो उसको रिपेयर करता है। और ये बात आपको रियलाइज होने लगती है जब आप देखें, अभी मैं बच्चों को देखती हूँ ना, जवान बच्चे, मैं सोचती हूँ क्या हम भी इस टाइम इस तरह जाग लेते थे? हम वाकई जाग लेते थे। आफ्टर 40 आपको फील होने लग जाता है कि अगर आपकी नींद, वैसे तो मुझे लगता है नींद पूरी ना हो तो बच्चे भी पूरा दिन ऐसे लेथार्जिक और ऐसे ऐसे होते हैं, exactly, हाँ। सो रहे हैं, उठ रहे हैं, लेकिन उनमें ज़रा डिफरेंट एनर्जी होती है। obviously। बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जवान हैं, कर सकते हैं। मेरी तो, मैं समझती हूँ, मुझे लगता है मेरी पूंजी बन चुकी है रात की नींद। मेरा लगता है मेरा एक बहुत प्रेशियस चीज़ हो गई है मेरी ज़िंदगी नहीं है, और ये है भी और होनी भी चाहिए। दुनिया दुनिया की अगर कोई- आपकी नींद ठीक है, आपको कोई गोली लेनी नहीं पड़ रही, आप इजीली सो रहे हैं, तो बहुत सेहतमंद ज़िंदगी आप गुजारें। और जो स्ट्रेस की बात है वो सबको होता है आजकल, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको स्ट्रेस नहीं होता। आप ये अपने माइंड को ट्रेन कर लें। मैंने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर लिया कि 3 घंटे बाद इस बात का स्ट्रेस ले लूँगी, अभी नींद पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। चाहे आपको नींद आ रही नहीं, मैं तो कसम से अब ये करती हूँ, मैं कोई आधी पिल खा लेती हूँ लेकिन नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हाँ, वो तो बहुत है। अच्छा जी, बनाएं। अच्छा, ये आपको सिंपल पानी लेना है, उसमें 1 टीस्पून, मैंने यहाँ पे टीस्पून का है, ठीक है, ज़ीरा। नहीं, पहले तो हम ये पहले ही पत्ते ले लेंगे। ये मेरे पास ड्राइड जो है मिंट है, मिंट पुदीना, है, अच्छा, dry बहुत किया अच्छा, हुआ है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखें ये दोनों ही मैंने यहाँ पे रखे हुए थे, क्योंकि अक्सर घर में अवेलेबल नहीं होता तो मैं ड्राई करके रखती हूँ कि इंस्टेंट जो है ना, ताकि अच्छा, कर ये सकें। आपकी चीज़ें थी, मैं कह रही हूँ आगा ने मिंट रखा है तो अभी तो कुछ बना के तो जो ठीक है, है। अब अगर फ्रेश मिंट मौजूद है तो ये बहुत अच्छा ठीक है, और है। अगर नहीं है तो ये मैं रखती हूँ। वैसे ड्राई मिंट की तो बहुत सारी हाँ, चीज़ भी मिलती है, तो ये मेरे पास होता है, यहाँ तो डाल ठीक है, देंगे। ये आपने डाल दिया। ठीक है, फिर इसको कितनी? आपने, ये मैंने हैंडफुल ऑफ ले लिया, ठीक है। ठीक है, ऐसी उससे ले लें और ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हैंडफुल है, ऑफ ले इसको लें, ठीक है, डालें, इसका डाल दें। इशू नहीं है। फिर उसके बाद इसको हमने बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। थोड़ा सा जब इसमें बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाए तो फिर 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून सौंफ। सही। अच्छा, पुदीने में ख़ास बात है कि क्या करती है, रिलैक्स कर देता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, सूदिंग इफेक्ट देता है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा ये बाइल जूस जो है उसकी फ्लो में भी बहुत ज़्यादा मददगार है, ठीक है। तो पुदीना ये काम करेगा। सौंफ जो मैंने ऐड किया, एक तो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, उसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, और उसके अलावा ये पेट के बहुत से मसलों को हल कर देता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ना उनको स्टिमुलेट करता है, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाता है। सही है। ठीक है, ज़ीरा में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अलावा इसमें भी फाइबर है। अक्सर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो एक गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हमारे मौजूद होते हैं, तो ज़ीरे के इस्तेमाल से ये उनको ख़त्म करने में, फ्लश आउट करने में हेल्प। ठीक है, सिंपल आपने इसको लोग कच्चा जीरा वैसे भी चबा लेते हाँ, हैं, ले मैंने लेते देखा हैं, आप अक्सर वैसे भी जीरा ले सकते चबा हैं। लेते हैं और खा लेते हैं। तो ये आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करेगा, ये ठीक है। जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको अच्छा सा बॉयल आ जाए, फिर उसके बाद आप इसको 10 मिनट्स तक हल्की आंच पे छोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि जितनी भी इसके कंपाउंड्स हैं ना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, वो इन्फ्यूज़ हो जाएंगे उसके अंदर सारे कंपाउंड्स। फिर उसके बाद आपने चूल्हा बंद किया और सिंपल इसको आपने छान के ग्लास में। अच्छा, ये 4 कप मैंने पानी लिया था, ये इसको इतना पकाने तकरीबन 3 कप्स रह जाए। फिर आपको नाश्ते के, जब आपने इसको छान के रख लिया एक तरफ, तो ये नाश्ते के 15 से 20 मिनट बाद, दोपहर के खाने के 15 से 20 मिनट बाद और रात के खाने के, तो 3 टाइम आपको इसको ये लेना है। और 1 वीक में ही आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि बहुत ज़्यादा बेहतर होने लगी। ये एक दफ़ा बना के रख लें, हाँ, दिन में सुबह के टाइम पे आपने बस बना के ये रख तो लिया, नहीं ना कि बना के बड़ी बोतल में रोज़ वही इस्तेमाल नहीं करें। नहीं नहीं, एक दिन में एक दफ़ा आपने बना लिया, फिर इसको रख दिया आपने, फिर वही जैसे मैंने कहा 15 मिनट्स। क्योंकि हम लोग एक बड़ी गलती ये भी करते हैं, खाना खाती जो पानी पी लेते हैं। नहीं नहीं, वो तो नहीं है। हाँ, तो ये बीच-बीच में फौरन पी नहीं सकते लेना। हैं? हाँ, सिप ले सकते हैं आप थोड़ी बहुत। इसका या वैसे नॉर्मल नहीं पानी? नहीं, वैसे नॉर्मल पानी है। क्योंकि मैं इसको बहुत देखें। पानी खाने के बीच में पीती नहीं, हूँ। वो मैं भी ले लेती हूँ, सिप्स लेने में इतना कोई इशू नहीं होता, क्योंकि देखिए जब हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है तो एसिडिक होना ज़रूरी है स्टमक को, क्योंकि वो जितना एसिडिक होगा फिर वो सही वर्क करेगा। एकदम हम जब बहुत सारा पानी पी लेते हैं ना तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लोटेड फील करने लगते हैं अगर आप ज़्यादा पानी पी लें। तो कोशिश ये करें कि कम से कम 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक जरूर, मतलब वक्फा दें, फिर आप पानी लें, फिर पानी पिए। ठीक है, एकदम खाना खाते ही ना लें, सिप्स ले सकते हैं बीच में, वो इशू नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बता दूँ, ये तो आपका गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा।
अगर सौंफ का ही मैं बता दूं, अगर ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो सौंफ आपने लिया और उसमें जस्ट पिंच आपने अजवाइन डाल दी और उसको चबा लिया, तो आप देखिएगा आपको इंस्टेंट ब्लोटिंग से फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो है सौंफ में अगर आपने ओवर ईटिंग कर लिया, अक्सर हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं कि ज़्यादा खा लिया, कोई चीज़ मज़े की थी, तो सौंफ आप लें, उसमें आप थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दें। गुड़, हाँ, तो ये आपको देखिएगा ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। तो वहाँ क्यों जा रही हैं बार बार? नहीं अच्छा, आई थिंक बोलते हुए सही है। तो सौंफ और अजवाइन को आप वैसे चबा सकते हो, और आपने कहा गुड़ किस में ऐड कर लें? सौंफ में ही गुड़, सौंफ में गुड़ ऐड कर लें। अच्छा, आप बना के भी रख सकते हैं, जैसे सुपारी बना के, अभी हमारे पास गेस्ट आई थी तो आप अपना मसाला बना के भी रख रहे हैं, उसमें आपने कोकोनट फ्राई करके डाल दिया, वो भी बादाम अक्सर लोग डाल देते हैं उसमें, अच्छा वो भी अच्छे होते हैं। बिल्कुल, हम लोग आपकी रेमेडी कंप्लीट हो गई है? हाँ, आ जाए, चलें उधर चलते हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं काफ़ी देर से बैठे हुए चुपचाप, तो मैं चाह रही हूँ कि ज़रा डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि जो हम फैटी लिवर की बात कर रहे थे और आपने कहा कि उसमें ये हम कर सकते हैं, डॉक्टर साहब जैसे ये चीज़ें भी हैं, हर्बल को हम मानते तो हैं, देखें हर्बल मेडिसिन का आपके रेमेडीज़ जो हैं वो काम आती हैं, लेकिन क्या अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको हर्बल से नहीं आराम आ रहा तो डॉक्टर पे, क्योंकि ये भी कहते हैं कि जाना ज़रूरी है। अच्छा देखिए, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन चाइनीज़ कल्चर में भी है, वेस्ट में भी है जी। तो ये सारी ऑल्टरनेटिव जो हर्बल रेमेडीज़ हैं जो नेचुरल हैं तो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, इसको आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। फैटी लिवर का जहाँ आपने जिक्र करा, इट्स अ मदर ऑफ ऑल डिजीज़। लिवर में जो फैट डिपॉजिट हो रहा होता है एक्सेसिव कैलोरीज की वजह से, उसकी वजह से, क्योंकि सारा जो डाइजेशन, इसके टेस्ट क्या है कि कैसे पता चले कि हमें फैटी लिवर? एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें चेक करते हैं, और लिवर के टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट या इसमें SGPT या ELT वो टेस्ट कराया जाता है। तो ज़रूर अपना हेल्थ चेकअप कराएं, और उसमें यही जो बेली फैट है उसी के साथ साथ लिवर में भी फैट डिपॉजिट। गैस्ट्रो के और स्टमक इश्यूज़ के कौन से और आप टेस्ट कराएं तो आप पता चल जाए कि जी हमें ये प्रॉब्लम्स हो? देखिए, सिंपल जो एग्जीक्यूटिव हमारा पैनल है जो AQU में अवेलेबल है तो वो कराएं, तो उसमें बेसिक जो ब्लड टेस्ट हैं, शुगर के टेस्ट हैं, किडनी टेस्ट हैं, लिवर टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड है, और उसमें हेपेटाइटिस स्क्रीन है। तो ये बेसिक एक जनरल हेल्थ स्क्रीन हो जाती है, तो उसमें एक जनरल बॉडी चेकअप हो जाता है उसमें। डॉक्टर साहब स्टमक में अगर इश्यूज़ हैं? देखिए, स्टमक के इश्यूज हम यूजुअली लाइफस्टाइल से, दवाइयों से यूजुअली अर्ली ऑन हम ट्रीट करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर फिर भी स्टमक रिलेटेड सिम्टम्स हो रहा तो फिर एंडोस्कोपी हम करते हैं। ये जो नाफ अभी आपने जिक्र किया, नाफ पड़ जाती है डॉक्टर साहब, और बहुत बुरे तरीके से, अब डॉक्टर साहब आप इसको ना माने लेकिन नाफ पड़ती तो है। अच्छा, इसमें हम एज अ डॉक्टर तो हमारा इतना नाफ का कॉन्सेप्ट जो है, मैंने अक्सर देखा है कुछ लोगों को वो फ़ोन करते हैं और फ़ोन पे नाफ उतर रही होती है। नहीं, फ़ोन पे तो नाफ नहीं उतर सकती, खैर, लेकिन नाफ पड़ती ज़रूर है डॉक्टर साहब। हाँ, उसमें अच्छा, आपके टर्म में उसको क्या कहेंगे? अगर आपको यहाँ फील हो रहा है कि आपको यहाँ आ गई है नाफ या इधर आ गई है और आपके लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रही है और आपसे उठा नहीं जा रहा, आपको क्रैम्प पड़ रहा है, आप लोग उसे क्या कहेंगे? क्रैम्प्स की कोई ना कोई वजह होती है, तो उसकी हम मैंने कोई भारी चीज़ उठाई और मुझे एकदम से फील हुआ कि अब मेरे दर्द हो रहा है बहुत बुरे तरीके से, मेरे नाफ पड़ गई, लोगों को भूख लगना बंद हो जाती है नाफ के बाद डॉक्टर साहब, वॉमिटिंग्स हो जाती है, वॉमिटिंग्स होती हैं, नाफ गिर जाती है जी। तो अभी खाने में कोई बदहतियाती है उसकी वजह से ये हो सकता है। हम कुछ नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, नाफ तो आप बताएं नाफ का वजह क्या हो सकती है? नाफ की यकीनन हैसियत है, हैसियत है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर हम नाफ को जिक्र करें तो ये पूरा इसके लिए एक प्रोग्राम होना चाहिए, 1 से 2 घंटे की चीज़ें हैं जो इस पर डिस्कस होकर डॉक्टर साहब भी इस बात पे मुत्तफिक हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, जरा इनको कन्विंस करें, ठीक है? अभी नहीं कर सकते, वो 2 घंटे का प्रॉपर प्रोग्राम चाहिए उसके लिए, ताकि सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो डॉक्टर के हिसाब से बात हो। देखिए, एक वर्ड यूज़ होता है, मेरा दिल उड़ रहा है, घबरा रहा है, ठीक है? बेसिकली वो उड़ रहा नहीं है, वो घबरा रहा है, वो बेचैन हो रहा है, लेकिन यूज वर्ड क्या यूज हो रहा है? मेरा दिल उड़ रहा है। अक्सर जगहों पे ये वर्ड यूज होता है, खासकर पंजाब में। इसका मतलब ये नहीं कि दिल उड़ रहा है, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी एक टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड बना लिया है जो कि है नाफ हट जाना। नाफ हट जाना नहीं है, बेसिकली नाफ का मतलब तो हो गया आपका जो अम्लाइकस एरिया है वो हट गया, हट तो नहीं सकता ऑब्वियसली, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता, बट उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उसमें खाने का कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को इवन उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, कुछ लोगों को मोशन शुरू हो जाता है, और नाफ ठीक होने से सही हो जाता है। अगर मैं बात करूँ, आपने एक बात की कि कभी कभी जो है वो नाफ फ़ोन पे झाड़ देते हैं। मेरे पास, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं करता हूँ ऑब्वियसली, बट मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए जिनको वाकई विद इन 5 मिनट्स फ़र्क पड़ता है, ज़हनी तौर पे कहूँ मैं या किसी भी एंगल में कहूँ, बट नाफ की
साइंसी हैसियत भी मौजूद है, उसको समझना, जिस तरह मैंने वो दिल उड़ने वाला वर्ड यूज़ किया, इसी तरह नाफ की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो पूरा उसके लिए एक प्रोग्राम रखें, इंशाल्लाह नहीं आपको तो साबित करके दूंगा। हर्बल में कैसे आप नाफ को बेहतर कर सकते हैं, नाफ ना गिरे, नाफ ना हटे? देखिए नाफ मैं तो यही बोलूंगी क्योंकि मैंने तो यही सुना है, नाफ हटे, यूं करके भी चेक करते हैं कि नाफ पड़ी हुई है नहीं, ऐसे हाथ की लाइंस को आप दोनों लाइंस यहाँ से मिलाते स्टार्ट करें, अगर आपकी दोनों उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट या दोनों लेवल नहीं आ रही तो नाफ हटने वाली सिचुएशन हो सकती है। दिखाएं डॉक्टर साहब, आप मुझे दिखाएं, ये देखें, ये आपका मैच करना चाहिए। हम लोग घरों में देखते हैं और देखिए घरों के टोटकों को, आप घरों की बातों को गलत नहीं कह सकते। ठीक है, बेसिकली ये बॉडी अलाइनमेंट बेसिकली अलाइनमेंट है, जिसकी वजह से हम ये अलाइन करना होता है। इसी तरह अगर एक नाफ को ही थोड़ा सा, अगर मैं मेमनी ज़बान में कहूँ, वो कहते हैं कोड़ी ख़राब हो गई, कोड़ी उतर गई है, कोड़ी करना, तो बेसिकली वो भी नाफ का ही एक वर्ड होता है जो कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ में यूज़ होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज़ होता है। तो बात ये कि हैसियत तो है, अब उसको किस तरह डॉक्टरी के ज़बान में किस तरह मैं समझाऊँ और उसको किस तरह डॉक्टर साहब को कॉल करूँ, वो एक अलग बात। यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि देखिए ठीक है, दाइयों का बिल्कुल एक रोल है और बहुत बड़ा रोल है, ऐसा नहीं है कि दाइयों का रोल नहीं होता, लेकिन कभी कभी हम उल्टा सीधा दर्द पे भी मलवाने शुरू हो जाते हैं। नाफ गिर गई, नाफ मलवा ली। अब इसमें ये चक्कर नहीं कि आप दाई पे ही डिपेंडेंट करेंगे, आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। छोटी से छोटी चीज़ भी आपको हो रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इवन हमारे हर्बलिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट भी ये कह रहे हैं कि भाई आप पहले डॉक्टर को दिखाएं। मैं इसमें डॉक्टर की बात नहीं हूँ, डायग्नोसिस करें, वो तो डॉक्टर का कोई उससे ताल्लुक नहीं। आपने जो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया था, कमर में दर्द हो रहा था, बाद में पता चला वो इंटेस्टाइन में पेन था और इंटेस्टाइन के बाद पता चला कैंसर था। तो बात ये डायग्नोसिस ही तो नहीं हुए, मैं कमर का इलाज करता रहा हूँ, कमर का पेन किलर खा कर उसको दर्द सही करूँ, वो इलाज नहीं हुआ मेरा। इसके साथ साथ एक और मेरे पास तो नहीं, केस मैंने सुना कि उनकी कमर में और टांगों में हर वक्त दर्द रहता था और यही पता चला यूट्रस में प्रॉब्लम थी। ऑब्वियसली मतलब आप सोचें कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं होता कि यार मुझे इधर दर्द हो रही है तो मेरी यूट्रस से इसका क्या ताल्लुक होगा, लेकिन डायग्नोसिस हुए तो पता चला डॉक्टर साहब यूट्रस में प्रॉब्लम थी। अच्छा, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो दिन के टाइम होते हैं, रात के टाइम नहीं होते, तो यूजुअली उनको हम कहते हैं फंक्शनल सिम्टम्स हो रही हैं, उसमें कोई बीमारी अमूमन नहीं होती है। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो रात को होते हैं, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही होती है, दर्द खास तौर पे। क्या सिम्टम्स हैं डॉक्टर साहब? कोई भी सिम्टम्स जो रात को हो रहे हैं और रात को आपको स्टूल पास हो रहा है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही हो, तो उसको हम ऑर्गेनिक सिम्टम्स कहते हैं, नॉक्टर्नल सिम्टम्स। तो वो फंक्शनल सिम्टम्स जो होते हैं उसमें कोई ना कोई बीमारी होती है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसीलिए हम प्रैक्टिस जैसे कुछ लोग नान खाते हैं, नान रात को खा लें तो उनको वरम होना शुरू हो जाता है। उसका रीज़न है ना, उसमें जो सोडा डल रहा होता है फुलाने के लिए, देन हमारी बहुत सारी बीमारियों की जो मेन वजह एक और भी हो गई ना, जिसमें दिल के लिपिड्स के, पेट के, हजम के निज़ाम के, उसमें हमारा एक्सेसिव इस्तेमाल है मैदे का, वाइट आटे का, फाइन आटे का, बिल्कुल फाइबर वाला आटा लीजिए जिसको हम चक्की का आटा कहते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हम वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम स्टमक इश्यूज़ पे बात कर रहे थे और मेरे तीनों गेस्ट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब कुछ 3-4 सवाल हैं इनके, वो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, स्टमक के लिए हम कितना पानी पिएं, क्योंकि कहीं कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है तो हम बहुत पानी पीते हैं। देखिए, हाइड्रेशन चाहे स्टमक हो, किडनीज़ हो, आपकी बॉडी स्किन की हाइड्रेशन हो, उसके लिए ज़रूरत है तकरीबन 2 लीटर 3 लीटर कम से कम आप पानी। स्किन भी बेहतर होती है। जी, हाइड्रेशन के लिए हाइड्रेशन स्टमक के लिए मैं आपसे, स्टमक के लिए भी हाइड्रेशन अच्छी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छी है, जैसे मेरे बाकी गेस्ट ने भी। और क्योंकि हमारा जो मौसम है बहुत ड्राई, एट टाइम्स गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर कुछ लोग इंडोर होते हैं तो उसमें भी ड्राइनेस काफ़ी हो जाती है, और पानी पीने की हमारी हैबिट नहीं है, तो हमें हैबिट बना लेनी चाहिए। सुबह ही उठ के अगर 2 गिलास पानी पी लें, वहीं से आप शुरू कर लें हाइड्रेशन, तो वो अच्छा है मेरा। ठीक, पानी जब भी पिए कोशिश करें वो साफ सुथरा। आप 4 गिलास पानी पिए, 2 गिलास इज फाइन, क्योंकि 4 गिलास इज अ लॉट ऑफ वाटर। उसमें ब्लोटिंग फिर आप फील करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत बड़ी अच्छी होती है कि उन्होंने अपना एक टाइम बनाया होता है, वो जो सुबह से लेके, मतलब अगर फजर के बाद से वो पानी पीना शुरू करते हैं तो 1-1.5 घंटा वो 1 लीटर पूरा ख़त्म कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छा है आपके स्टमक के लिए। पानी साफ भी होना चाहिए, उसका ख्याल करें, क्योंकि यहाँ हेपेटाइटिस जो जी बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, अच्छा, ठंडे गर्म का भी एक चक्कर होता है आगा कि आपने ठंडा पी लिया तो स्टमक में दर्द शुरू हो गई, या गर्म पिए या लूक वार्म वाटर पिए, उसको बता दें।
देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, पानी पीना ज़रूरी है, अच्छा है, बट मैं इसको ये कैलकुलेट नहीं कर सकता कि हमें 8 गिलास या 12 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। एक बंदा, मैं एग्जांपल दूँ, एक बंदा जो कि मिट्टी का काम कर रहा है, रोड पे है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड में मुस्तकिल काम कर रहा है, तो आई थिंक उसके लिए 4 से 5 लीटर पानी भी शायद कमी का बायस बन सकता है, क्योंकि उसको पसीना भी उतना ही ज़्यादा आ रहा है, उसका काम भी इतना ज़्यादा है। असल में अपने आप को हाइड्रेट रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस ना होने देना, बेसिकली रीज़न। दूसरी तरफ अगर बात करूं, हमारे यहाँ खुराक में बड़ा होता है कि ये ठंडी चीज़ें ये नहीं खानी, ये गर्म चीज़ें ये नहीं खानी। मैं छोटी सी मिसाल दूं, अच्छा, तासीर पे भी होता है ये, यकीनन तासीर हिकमत की रूह से तो है, ठीक है, दवाओं की भी होती है, ग़िज़ाओं की भी होती है, उसको डिफ़ाइन किस तरह किया जाए वो एक अलग बात है। लेकिन बात यह है, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। आज हम बात कर रहे हैं अभी इस वक्त अगस्त में, अगस्त के मुझे 2-4 फलों के नाम बताएं। आम आ रहा है, ठीक है, ये जुलाई अगस्त, गर्मी है शदीद, गर्म, खजूर गरम, मौसम गरम, और जिन जगहों पे उग रहा है, कभी भी आपको गिलगित का आम नहीं मिलेगा, आपको सिंध की सड़ी हुई गर्मी का सबसे बेहतरीन आम मिलेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह का निज़ाम गलत हो गया, गर्म चीज़ बनाई है, गर्म मौसम में दे दी अल्लाह ने और कह रहा है कि खा लो, ऐसा नहीं है। बात यह अल्लाह ने बनाया। और इसी तरह हम बात करें सर्दियों की तो कीनू है, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी नॉर्मली हैं वो ठंड में आते हैं, जितनी भी चीज़ें बात वैसे बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह का निज़ाम गलत नहीं है, हमने बिला वजह चीज़ों को बहुत ज़्यादा हावी कर लिया। वैसा नहीं हो सकता कि मैं आम गर्मियों में रखूँ और उसको फ्रीज़ करूँ और सर्दियों में खाऊंगा क्योंकि गर्म है और सर्दियों में मुझे फ़ायदा देगा, ऐसा नहीं है। जिस मौसम का जो फल अल्लाह ने दिया है वो उस मौसम की ग़िज़ा भी है, आपके लिए लुत्फ़ का बायस भी है, जायके का बायस भी है, बल्कि मैं अगर देखूँ तो उस मौसम की सबसे बेहतरीन दवा है। आज के मौसम में सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो खज्जी भी मिल रही है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो इसको हम मीठा कहते हैं ना, मीठा कहते हैं, मीठे आने शुरू हो गए। मीठा इस वक्त के मौसम के लिए बेहतरीन दवा है। तहकीक ये कहती है कि इस मौसम में जो गर्मा भी आ चुका है, मीठा आया, शुक्र है। तहकीक ये कहती है कि 15 अगस्त से लेकर तकरीबन अक्टूबर के शुरू तक डेंगू और मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और मिठे में ये खुसूसियत होती है कि वो डेंगू और मलेरिया का बेहतरीन इलाज है, उसमें क्लोरोक्विन होती है जो कि इसकी दवा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो निज़ाम है, जहाँ बीमारी दी है वहाँ शिफा भी दी है, आपको खुद ट्रेस आउट करना है कि हम क्या ले रहे हैं और क्या नहीं लेना चाहिए। एक बात बताएं, पपीता जो होता है वो आपके स्टमक के लिए कहते हैं बहुत अच्छा है, उसकी इंटेक कितनी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में ही कहा जाए पपीता गर्म है। 100 to 150, देखिए ठंडा गर्म आपका मिजाज ये हकीमों के ऊपर छोड़ दें, वो तमाम चीज़ें वो उनका काम है, वो आपका काम नहीं है। माजरत के साथ वो दवाइयों से रिलेटेड होता है। अब इसमें आप चले जाएं, मेरी तबीयत बलगमी है, सौदा है, गर्म है, वो एक बहुत लंबी तहकीक है, चीज़ें हैं, वो एक जनरल पब्लिक के लिए ये सारी बातें नहीं, जिसकी मैंने मिसाल बहुत आसान सी दी कि आम गर्मी में आते हैं, गर्म मौसम में आते हैं, गर्म होते हैं। सर्दी में जो फल आते हैं वो ठंड की तासीर होती है। पपीता 1 से 150 से 150 ग्राम खा सकते हैं, बट शर्त यह है पपीता हाइब्रिड नहीं होना चाहिए। हम खूबसूरत सा पपीता आजकल देखकर ले लेते हैं जो कि 99% हाइब्रिड मिल रहा है, और वो आपको फ़ायदे तो शायद कम देता है बल्कि लोगों को गैस्ट्रिक प्रेशर और लूज मोशन की तरफ लेके चला जाता है। मैं सिर्फ हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ। पपीता बहुत अच्छा है, लेकिन हमने जो मसनूई तौर पे उसकी बात कर रहा हूँ। तो आमों में भी इस तरह का होता है कि अच्छा, क्यों देखें आपके पास ख़वातीन आती होंगी जो फैटी लिवर के साथ वेट कम करना चाहती हैं, तो उनके लिए कैसे फिर आप डाइट प्लान बनाती हैं? फैटी लिवर वालों के लिए मैं ये कह दूं कि बहुत हाई प्रोटीन पे ना जाएं, क्योंकि अगर लिवर में कोई भी इशू है तो लिवर से ही बेसिकली जो बाइल जूस हमारा निकल रहा होता है, उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है, उसी के थ्रू वो प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो फिर उसके लिए आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए बजाय इसके कि एनिमल सोर्स की तरफ जाए। अच्छा, और जैसे आप कह रही हैं बेबी बेयरिंग फैट जो होता है, जब आप खत बच्चा हो जाता है उसके बाद जो एक बेली, बहुत ज़्यादा लड़कियों का बेली इशू बहुत ज़्यादा होता है, उसको फिर कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहले तो मैं उन्हें प्यार से समझाती हूँ, खासतौर पे अक्सर ही होती है मदर फीड वाली भी करा रही है, प्यार से ही समझाना चाहिए, क्योंकि पहले तो घर में उनको कितना कुछ सुनने को मिल रहा होता है। क्योंकि देखिए आप बहुत बड़ी चीज़ से एक औरत गुजरती है और हम रिलेट कर सकते हैं, बीइंग अ मदर मैं इस चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो उनका स्ट्रेस कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत दिमाग पे सवार किया होता है, वज़न कम करना है, वज़न कम करना है। तो अपने आप को कम अज़ कम मैं ये कहती हूँ 1 साल दीजिए, उसके बाद सोचिए इस बारे में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, नींद भी पूरी नहीं हो रही है, स्ट्रेस भी है आपको, और अक्सर जो है ये आफ्टर डिलीवरी बहुत सी लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, विच इज़ रियल, ये कोई मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल जाते हैं, इसमें बिल्कुल सही बात है। एक तो जो पहली फर्स्ट बेबी होता है उसमें तो वैसे ही कुछ नहीं होता है, करते करते चीज़ें पता चलती है कि ये अच्छा ऐसे भी है, रात भर रात को भी जागना है और वो घर की भी चीज़ें देखनी है, बेबी को भी देखना है, फिर खानदान भी है, सब देखने भी आ रहे हैं
बच्चों को, फिर वो बच्चे बीमार होने, फिर हस्बैंड को भी देखना है, हस्बैंड को सब भी चीज़ें देखना करनी है, बच्चे मैं को। का भी है, ससुराल भी है, तो बहुत बर्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल है पहले सुकून का सांस लें 1 साल तक, फिर इस बारे में सोचें। इसको छोटा सा वजाहत में और करूँ, हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट होता है कि 3 महीने हुए नहीं है डिलीवरी को और वज़न कम करना है। बात यह है आपके साथ सिर्फ आप नहीं है, आपके साथ एक जान भी है, जान ठीक भी है, आपका जो मदर फीड है उसको भी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है, और जो आप खाएंगे वो आपके बच्चे के लिए और भी अगर आप ज़रूरी खाली है। पेट रहेंगे तो वो गैसेस बनाएंगे और वो बच्चे के अंदर जाएंगे, बच्चे के अंदर भी जाएंगे, बच्चा भी कॉलिक होगा जो कि आपको पूरी रात सोने भी नहीं देगा, ना खुद सोएगा, रोता रहेगा। पहली चीज़ जो आपने वजाहत उसकी की। नंबर 2, जो आपकी ग़िज़ाइयत बच्चे को चाहिए, अगर आप ही ग़िज़ा नहीं प्रॉपर ले रहे होंगे तो बच्चे की ग़िज़ाइयत में कमी का बायस कहीं ना कहीं बनेगी। जो डेफिशिएंसीज आपके अंदर आएंगी वो बच्चे की, जो उस वक्त उसको नशोनुमा की ज़रूरत है, 3 महीने 2 महीने से लेकर तकरीबन 9-10 महीने तक, जब तक वो नॉर्मल फीड पर नहीं आता तब तक वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है आपकी फीड पर। तो उस वक्त मिनिमम, तो उस वक्त तक कम अज़ कम आप डाइट या इस तरह की ग़िज़ाओं की जो हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं ना, ये नहीं लूँगी मोटी हो जाऊंगी, तो वो आप ये ज़रूर जहन में रखें कि आपके साथ साथ एक जान है जो अगर इस वक्त मदर फीड दे रहे हैं, जो इस वक्त अगर डेवलप सही नहीं हुई आपकी किसी भी गलती की वजह से, तो वो आगे उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें। डॉक्टर साहब एक जी फीमेल्स में जेन्युइन प्रॉब्लम होता है कि वो वेट कम करना चाह रही होती है, वेट कम नहीं हो रहा होता, उसमें हार्मोन रिलेटेड इश्यूज भी तो रेकमेंड के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर करें, जिस तरह थायराइड के हार्मोन थायराइड है बिल्कुल, कि अगर वो एबनॉर्मल है किसी वजह से तो उसमें बहुत ज़्यादा वेट कम या बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा होता है, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को ज़रूर देखें। अभी हमें पीसीआर से पता चला है, एक होती है स्टमक का कोई एच पायलोरी एक बैक्टीरिया है जो कॉमनली पाया जाता है। अच्छा, इसका ईस्ट एशिया में, चाइना में, जापान में, वहाँ पे उसकी वजूहत बताएं और उसका ट्रीटमेंट बताएं। ये एनवायरनमेंट में मौजूद होता है और ये कॉमन पॉपुलेशन में मौजूद होता है। हम इसको ज़रूर चेक करते हैं जहाँ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एसिडिटी प्रॉब्लम्स हो रही हो, किसी तरह से अल्सर हो, जो चाइना में, जापान में, वहाँ इसका रिस्क जो है वो स्टमक कैंसर से लिंक काफ़ी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो स्ट्रेन है उसका बहुत कम हम देखते हैं। अच्छा, फ्रोजन फूड्स जी, प्रोसेस फूड जो हैं, जैसे मैंने मेडिटेरियन डाइट का बताया था, तो उसमें प्रोसेस फूड्स का इस्तेमाल कम से कम करें। तो अक्सर हम गोश्त भी लेके आते हैं, उसको फ्रीज कर देते हैं जी, रेड मीट है या चिकन है, हम उसको ला के पहले से प्रिजर्व कर देते हैं कि अच्छा कभी पकानी होगी तो निकाल के उसको गर्म पानी में धो के बना लेंगे, वो ठीक है? हमारे यहाँ जो चिकन मिल रही है वो भी हाइब्रिड है, वो भी हेल्दी नहीं है, तो देसी मुर्गी खाएं जी, कोशिश करें फ्रेश मीट हो, उसी वक्त बनाएं और उसी वक्त उसको फ्रीज देसी मुर्गी ना खाएं। नहीं खा लें, बिल्कुल वो कह रहे नहीं खाएं। बजाय ब्रायलर मुर्गी के बारे में वैसे मैंने पूरी रिसर्च की थी, वो इतनी नुकसानदेह नहीं है, वो ब्रीड ही ऐसी होती है कि वो जल्दी पकड़ लेती है। मैं तो वो फार्मी से देसी पे आई हूँ, तो अब देखिए देसी हो तब मसला ये है कि हमारे यहाँ इस माशरे में जो देसी चिकन मिल रही है उसको भी वही फीड दी जा रही है जो कि ग्रोथ हार्मोन से भरपूर है। अगर वही चिकन को मैं बड़ा कर रहा हूँ उसी फीड से, तो ऑब्वियसली फिर वो देसी नहीं रही, वो कलर्ड चिकन ज़रूर है बट वो देसी नहीं। हाँ, अगर आप वो घर पे पाल के नेचुरल फीड पे, जिसको मैं देसी से वर्ड चेंज करके ऑर्गेनिक कर देता हूँ, अगर वो ऑर्गेनिक चिकन है तो यकीनन फ़ायदेमंद है और भरपूर है, वो हम खा सकते हैं। मैं 1-2 मिनट है जी जी। एच पायलोरी की आपने बात की, एच क्या है? हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ओके ठीक है, इसका पूरा जो प्रोनाउंसिएशन है बैक्टर पायलोरी, थोड़ा सा मुश्किल है। और हमारे यहाँ तकरीबन हर दूसरे बंदे में हेलिकोबैक्टर पायलोरी मौजूद है। अक्सर लोगों में स्लीपी होता है, सो रहा होता है, वो हमारे जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा एनवायरनमेंट में मौजूद है, जो हम पानी हमारे यहाँ नलों में आ रहा है उसमें वो बैक्टीरिया मौजूद है। डॉक्टर साहब ने ही एक बात की कि चाइना और जापान में ये रिस्क बहुत ज़्यादा है कि जिनको एच पायलोरी हो जाता है वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। एक जापानीज़ रिसर्चर है जिन्होंने ये रिसर्च की कि यार ये हो तो रहा है, बीमारी तो है, इंडो पाक में भी होती है, लेकिन वो लोग कैंसर में तब्दील नहीं होते, इसका रीज़न क्या है? उस पर पूरी रिसर्च मौजूद है, गूगल आप करेंगे आपको मिल जाएगी। हमारे यहाँ खानों में जो हल्दी, लहसुन और अदरक इस्तेमाल होती है, ये एच पायलोरी के लिए बेहतरीन दवा है और वो बेसिकली हमें कैंसर नहीं होने देती। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें ज्वाइन करने का। हमने गैस्ट्रो पे बात की, हमने स्टमक इश्यूज़ पे बात की, और जो इन्होंने मुश्किल वर्ड बोला अभी एच वाला, ये सब चीज़ों को ट्रीट करवाएं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, हर्बलिस्ट को दिखाएं, जिसके पास भी जा रहे हैं कोशिश करें कि वो सर्टिफाइड हो, उसको पता हो कि वो क्या बात करे। और सारी बीमारियों का एक हल है कि अपने स्ट्रेस लेवल को सही कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।